जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू एमपी एग्जाम्स वाला आप सभी बच्चों का मैं अमन नामदेव फिर से पुनः स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आई होप ये पहला क्लास है ना हम लोगों का, ये फर्स्ट क्लास है और ये मेंस का क्लास है सर्व सक्षम बैच का। सारे के सारे बच्चे आज जो हम लोग क्लास पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, ये पहला क्लास है और रिकॉर्डेड इसलिए क्योंकि मेरे को किसी कारणवश जो है बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए लाइव नहीं होगा। बाकी सारी की सारी क्लासेस जितनी भी होने वाली हैं, लगभग 50 से 60 से भी ज़्यादा क्लासेस हो सकती हैं फाउंडेशन बैच की या सर्व सक्षम बैच की, ये सारी की सारी लाइव रहेंगी, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप यू गाइस नो अबाउट मी। आप लोगों ने अगर बैचेस के ओरिएंटेशन देखे होंगे तो मैं पहले अपने बारे में बता देता हूं। मैं हूं अमन नामदेव, आपके ज्योग्राफी का फैकल्टी हूं और मैं यूपीएससी इंटरव्यू दे रखा हूं, मैं लगभग मेंस लिख रखा हूं, एसएसबीज दे रखा हूं और लगभग ये मान के चलिए 5 से 6 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। काफी बड़े बड़े रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ा रखा हूं, कंटेंट क्रिएशन में भी मैंने काम कर रखा है। एक लंबा समय हो चुका है, एक लंबा एक्सपीरियंस हो रखा है। तो आपका बड़ा भाई अमन नामदेव जो है ज्योग्राफी पढ़ाने वाला है, कुल मिला के बात इतनी सी है। अब देखिए, जो भी हम पढ़ने वाले हैं ना, तो ये मत समझिएगा आप लोग कि जो भी हम पढ़ने वाले हैं ये एक सिलेबस का पार्ट है। इसको आप इस तरीके से देखिएगा कि ये है एक वेब सीरीज, जैसे मिर्जापुर वेब सीरीज है ना, राइट। तो ज्योग्राफी भी एक अपने आप में वेब सीरीज है। क्यों वेब सीरीज है मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये मान के चलिए लेक्चर 1 तो मैंने धोखे से लिख दिया है, इसको मान के चलिए अपना एपिसोड नंबर 1, ठीक है। और हर एपिसोड से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ही सीखेंगे। आज की क्लास में हम लोग कुछ चीजों पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है तो मैं भूगोल का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। आई एम गोइंग टू गिव द प्रस्तावना, है कि नहीं है, प्रस्तावना ऑफ भूगोल, ठीक है, भूगोल। अब प्रस्तावना में क्या बात करेंगे, पहली चीज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो ये है वाई ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी ही क्यों पढ़नी है एंड वाई ज्योग्राफी विद अमन सर। मेरे साथ ही क्यों पढ़ने वाले हैं आप लोग, और कोई टीचर क्यों नहीं, तो ये भी हम लोग बात करेंगे वाई ज्योग्राफी विद अमन सर, राइट। तो इसका भी मैं एक कारण बताऊंगा कि क्यों मैं पढ़ाने वाला हूं और कैसे पढ़ाने वाला हूं, क्या तरीका होने वाला है, क्या लहजा होने वाला है, ये सब भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आज पूरे के पूरे मेंस और प्री के सिलेबस के बारे में। किसके बारे में बेटा, सिलेबस के बारे में। तो संपूर्ण सिलेबस जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉट ओनली दैट, हम लोग इवन चर्चा करेंगे सिलेबस के अलावा हम लोग चर्चा करने वाले हैं एमसीक्यूज, ठीक है, एंड मेंस के पेपर, ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है। तो ये तमाम चीजें आज की कक्षा में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो लगभग ये मान के चलिए जो पहला एपिसोड है इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में, वाई ज्योग्राफी भूगोल तुम लोग क्यों पढ़ने वाले हो और भूगोल तुम अमन नामदेव के साथ क्यों पढ़ने वाले हो, ये भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग चर्चा करेंगे एमसीक्यूज के बारे में और मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं 2023 के, 2022 के, ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज की लगभग 1.5 से 2 घंटे की रिकॉर्डेड क्लास में, ठीक है। मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है कि आज की क्लास जो है लाइव नहीं हो पाई, बट आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इसके बाद सारी की सारी क्लासेस जो है लाइव होंगी, क्योंकि ये एकदम से स्टार्ट हुआ है बैच और इस दिन मेरी छुट्टी थी, मतलब जिस दिन ये जो क्लास जानी है, तो इसलिए ये पहला क्लास बस हम लोग रिकॉर्डेड देखने वाले हैं। देखिए, आप सारे के सारे बच्चे एग्जाम्स की तो तैयारी कर ही रहे हैं, है कि नहीं है। सारे के सारे बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आप लोग एमपीपीएससी 2025 भी देने के मूड में है, 2026 भी देने वाले बच्चे यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लगभग ये मान के चलिए कि फाउंडेशन काइंड ऑफ बैच है जिसमें आप लोगों को 1 साल शिद्दत का देना है, बिल्कुल जबरदस्त देना है, बिल्कुल परफेक्ट देना है, ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाए। तो दिस एग्जाम इज एग्जाम ऑफ करो या मरो, ठीक है। इस बीच में आपको तैयारी इस तरीके से करनी है कि पूरा का पूरा फोकस अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन था ना, अर्जुन, ठीक है, आपने देखा होगा उन्होंने मछली की आंख पर निशान बनाया था, तो ऐसे ही तुम्हारी आंख क्या होनी चाहिए, तुम्हारा एम होना चाहिए। और एम क्या होना चाहिए बेटा, एम होना चाहिए एट एनी कॉस्ट पहले प्री क्लियर करेंगे, फिर हम लोग मेंस क्लियर करेंगे, राइट। तो प्रीलिम्स और मेंस जो है लगभग क्लियर करने वाले हैं, तो ये आप सोचिए। अब हम लोग चर्चा करते हैं
क्यों सिविल सर्वेंट? देखिए, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग किसकी जी? आप बनना चाहते हैं एसडीएम, आप बनना चाहते हैं डीएसपी, आप बनना चाहते हैं जो भी अधिकारी हैं, नायब तहसीलदार, सीईओ। तो एमपीपीएससी से ये जो है ग्रेड 2 की पोस्ट मिलती हैं, आप इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप सिविल सर्वेंट ही क्यों बनना चाहते हैं? सबसे पहला जो प्रश्न अपने दिमाग में आता है कि सिविल सर्वेंट ही क्यों? देखिए, सिविल सर्विस एक ऐसी जॉब है, इस तरीके से समझ लीजिए कि सिविल सर्विस एक ऐसी जॉब है जो कि दूसरों की लाइफ में प्रभाव डालती है। ठीक है, आप छोटा सा डिसीजन लेंगे, हो सकता है आपके छोटे से डिसीजन से 10,000 लोगों का फायदा हो जाए। आपका एक छोटा सा डिसीजन जो है काफी सारे लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकता है। राइट? सबसे पहले हमारा क्यों क्लियर होना चाहिए कि हम ये तैयारी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट ही क्यों बनना है। सिविल सर्वेंट डज नॉट मीन कि आप एक बहुत बड़े अधिकारी बन गए जिसमें तुम्हारी अथॉरिटी इतनी बड़ी हो गई कि तुम किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हो। सिविल सर्वेंट एक्चुअली मीन्स कि आप जो अधिकारी बनने वाले हैं वो हैं जनता के सेवक, मतलब पीपल्स सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब क्या होता है? जनता के सेवक, जनता के नौकर। राइट? तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आपका पर्पस, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका लक्ष्य। आप क्यों सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं? क्या तुम्हारा ये थॉट प्रोसेस क्लियर है? तुम क्या सही में गरीब व्यक्ति के जीवन में बड़ा प्रभाव डालना चाहते हो? ठीक है, क्योंकि सिविल सर्वेंट बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण होता है वो ये है कि आपका पर्पस, आप तैयारी क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये मैटर कर जाता है। 1 मिनट में एसी चालू कर लूं। राइट? तो पर्पस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप यकीन मानिए, नेल्सन मंडेला को आप लोग जानते होंगे, गांधी जी को भी जानते होंगे। इनका यह कहना था कि आप जीवन में जो भी कार्य करें, ठीक है, पहले यह सोचिए कि जो मैं कार्य कर रहा हूं क्या इससे गरीब तबके का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जीवन में हर व्यक्ति की लाइफ जो है मैटर करती है, हर व्यक्ति की लाइफ मैटर करती है, याद रखिएगा। और आप कितने लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर आ सकते हैं, यह मैटर करता है। अगर आप पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं लेकर आ पा रहे हैं ना, मतलब समझ लीजिए कि आपकी स्थिति जो है ना डामाडोल है। आप सही बता रहे हैं, कुछ बड़ा तो नहीं कर पाएंगे, कितना ही कुछ कर ले बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोच तुम्हारी छोटी है। कलाम साहब ने बोला है ड्रीमिंग स्मॉल इज ए क्राइम। आप कलाम साहब को तो जानते ही होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने बोला है कि ड्रीमिंग स्मॉल इज अ क्राइम, और सबसे बड़ा क्राइम है छोटा सोचना। तो छोटा नहीं सोचना है, कुछ बड़ा सोचना है, जीवन में कुछ बड़ा करना है, ये आप सोच के चलिए। ठीक है, अब तैयारी करने वाले हैं, मैं जानता हूं कि यहां पे काफी सारे बच्चे होंगे जो 2nd ईयर में पढ़ रहे हैं, 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं, और ऐसे भी बच्चे बैठे हुए हैं यहां पर जो कि एनसीईआरटी अभी तक नहीं पढ़े हैं। उन्होंने सोच लिया कि हमने पीडब्ल्यू का कोर्स खरीद लिया है तो पीडब्ल्यू में ही सब कुछ पढ़ाया जाएगा। देखो भाई साहब, पढ़ाया तो जाएगा, लेकिन आपको अपने लेवल पे भी तो कुछ करना पड़ेगा। घर में बैठे सिर्फ लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने लेवल पे प्लान करना पड़ेगा। एक बड़ा पॉइंट जो मैं हमेशा बोलता हूं, जो मुझे रेगुलर लाइफ में मोटिवेट करता है, इफ यू आर वर्किंग विदाउट प्लान इट एक्चुअली मींस यू गाइस आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप योजना को बनाए बिना अध्ययन कर रहे हैं तो आप यह मान के चलिए कि आपने असफल होने की योजना भी बना रखी है। तो वर्किंग विदाउट प्लान मींस प्लानिंग टू फेल। राइट? तो असफल होना है या सफल होना है, यह सब कुछ तुम्हारे हाथ में निर्भर करता है। ठीक है, या तो सफल हो जाइए, सक्सेस पा लीजिए, नहीं तो फिर असफल हो जाइए। सक्सेस एक जर्नी है, इसको आप जितना हो सकता है एंजॉय करिए, है कि नहीं है? चलिए, छोटा सा मैंने 2-5 मिनट का मोटिवेशन दे दिया, ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि एक इंट्रोडक्शन दिया, प्रस्तावना दी कि भाई क्या हूं मैं, ठीक है, कैसे पढ़ना है और पढ़ना क्यों है, सिविल सर्वेंट क्यों बनना है। मैं चाहूं तो 1.5-2 घंटे इस पे मोटिवेशन पे ही बिता सकता हूं, लेकिन हमें क्लास स्टार्ट करनी है। अब चूंकि सब्जेक्ट है भूगोल, देखिए सबसे शानदार सब्जेक्ट है, मैं आपको सच बता रहा हूं, सबसे प्यारा, सबसे शानदार, मजेदार जो सब्जेक्ट है वो है भूगोल। जहां पर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे ही आप बाहर निकलते हैं टेंशन हो जाती है तो नदी किनारे जाके बैठ जाते हैं, या फिर आपका मूड बन गया, आपने कहा चलो आज तो मैं गार्डन पे चलता हूं, गार्डन में चलता हूं, फिर आपका मूड बन गया कि नहीं 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 पैसा बहुत है, आज चलते हैं, ऐसा करते हैं कि आज फ्लाइट बुक करते हैं, गोवा चलते हैं, बीच के किनारे बैठेंगे।
फिर तुम्हारा मूड बन गया नहीं यार फॉरेन ट्रिप माननी है। फॉरेन ट्रिप क्यों माननी है? क्योंकि घूम के आना है दुनिया के दूसरे हिस्से को, अंटार्कटिका को, रसिया को, या फिर थाईलैंड को, या फिर कोई भी और दूसरा क्षेत्र है, अफ्रीका, या फिर मालदीव्स हो गया, घूम के आना है। क्यों आप करना चाहते हैं? क्योंकि भूगोल है, भूगोल खूबसूरत है, दुनिया बड़ी ही बेहतरीन है। ठीक है, भूगोल हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप लोग जब आईएएस बनेंगे, एसडीएम बनेंगे तो आपकी पोस्टिंग जिस भी शहर में होगी उसकी टोपोग्राफी, जो व्यवस्था है, टोपोग्राफी आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी पोस्टिंग भोपाल में हो रही है तो भोपाल एक ऐसा शहर है जिसमें टूरिज्म बहुत बेहतरीन तरीके से पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहां पर नेचुरल लेक्स मौजूद हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहां पर बहुत सारे डैम्स मौजूद हैं। भोपाल के आसपास जो मिट्टी भी है बहुत शानदार है। ठीक है, सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश है, मतलब पूरी टोपोग्राफी पता होनी चाहिए ताकि आप भोपाल के ऊपर पॉलिसी बना सकते हैं। आपको मालूम है कि कोई भी बंदा अगर भोपाल में आता है तो ये एक ऐसा सेंटर पॉइंट है इंडिया का, यहां आसपास की कई सारी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स लाइक सांची हो गई, लाइक भीमबेटका हो गई, चाहे तो अपन बात करें जी अपर तालाब हो गया, बड़ा तालाब, छोटा तालाब हो गया, और भी काफी सारी खूबसूरत एरिया जो है, इमारतें जो है आपको भोपाल में देखने को मिलेंगी। ठीक है, एंशिएंट वाली फोर्ट्रेसेस भी जो है आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो अगर आपको ये चीजें मालूम है, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है, तो आप भोपाल के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, आप भोपाल के लिए मस्त तरीके से क्या बना सकते हैं बेटा? पॉलिसी बना सकते हैं। आप टूरिज्म कैपिटल बना सकते हैं मध्य प्रदेश का। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज है। आपको मालूम है आपकी पोस्टिंग सिंगरौली में होती है, चलो मान के चलते हैं हम लोग, आपकी पोस्टिंग सिंगरौली में होती है। तो सिंगरौली आप जानते हैं कि यहां पर कोयला पाया जाता है। ठीक है, एक प्रकार से भारत का और बल्कि मध्य प्रदेश का एक कोल कैपिटल बोल लें या फिर पावर कैपिटल बोल लें, तो आप हमेशा यहां पर फोकस करेंगे कि कोयले से कितनी ज्यादा बढ़िया तरीके से बिजली का उत्पादन हो सकता है, पॉल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं, कितने ज्यादा लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं, और जो भी लेबर के लॉस हैं उन पे आप काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस शहर, उस क्षेत्र के बारे में पता है, उस टोपोग्राफी के बारे में पता है। हमेशा भूगोल को इस तरीके से पढ़िए कि भूगोल आपके आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, आप जो भी आसपास देख रहे हैं, यहां पे काफी सारे बच्चे होशंगाबाद के हैं, काफी सारे बच्चे हो सकता है पचमढ़ी में बैठ के देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हाँ, पचमढ़ी में सबसे ऊंची चोटी तो धूपगढ़ हिल्स है। आप जानेंगे कि अरे पचमढ़ी जो है सतपुड़ा रेंजेस में बसा हुआ है। सतपुड़ा की जो घने जंगल है, जो बचपन में आपने कहानियां सुनी होंगी, सतपुड़ा के घने जंगल, घूमते अनवने जंगल, है कि नहीं, तो उसमें बसा हुआ है। आपको पता चले अरे मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन तो सतपुड़ा है, क्योंकि होशंगाबाद क्षेत्र में आ जाता है। मतलब ये तमाम चीजें आपको पता चल जाएंगी। अगर आपकी पोस्टिंग बालाघाट में होती है तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हाँ यार, अमन सर ने मेरे को पढ़ाया था, बालाघाट में मैग्नीज की माइंस और कॉपर की माइंस मिलती हैं और बढ़िया तरीके से पाई जाती हैं। ठीक है, तो तुम उस पर काम कर सकते हो, उसका एक्सट्रैक्शन पे काम कर सकते हो, वहां के रोडवेज कनेक्टिविटी पे काम कर सकते हो, वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट है उसके जनरेशन पे काम कर सकते हो। बहुत सारे काम तुम चाहो तो अपने लाइफ में ऐसे सिविल सर्वेंट कर सकते हो। वो भी कब कर पाएंगे? जब आप उस क्षेत्र के बारे में जानेंगे, उसकी टोपोग्राफी के बारे में जानेंगे। और टोपोग्राफी कब पता चलेगा? जब आप भूगोल को पढ़ेंगे। ज्योग्राफी सबसे आसान सब्जेक्ट है, मैं आपको सच बता रहा हूं। सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, आप लोग जानते होंगे और काफी बच्चों ने तैयारी करी होगी। अगर आप मेंस का सिलेबस देखते हैं तो भूगोल के अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटीज में। जैसे सब्जेक्ट है, एक है पॉलिटी, ठीक है, दूसरा हो गया अपना गवर्नेंस, फिर आप देखेंगे एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, हिस्ट्री, राइट। और भी आप देखेंगे जैसे सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी, आप देखेंगे एथिक्स। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आपको बातें देखने को मिलेंगी। अब आप कहेंगे सर बातें कैसे? जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में आप राष्ट्रपति के बारे में बात करोगे कि राष्ट्रपति ऐसा, राष्ट्रपति वैसा, प्रधानमंत्री ऐसा, प्रधानमंत्री की ये पावर्स। आप देखेंगे गवर्नेंस, उसमें भी यही सब देखने को मिल रहा है। फिर आप देखेंगे मिडाइवल, मॉडर्न, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो है, भूगोल जो है, भूगोल में आप लोग चर्चा करेंगे कि ये जो भूगोल है, सॉरी भूगोल नहीं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं। तो इतिहास में आप बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पुरानी, भाई कौन राजा था, कैसा था, राजा भोज के बारे में जानेंगे, मुगल एम्पायर के बारे में जानेंगे, गांधी जी के कौन कौन से फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स रहे हैं, 1857 के स्ट्रगल में क्या हुआ, ये तमाम चीजें आप लोग जानने की कोशिश करेंगे। ऐसी सोशियोलॉजी है, सोसाइटी के बारे में जानेंगे, सिर्फ बातें हैं। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी को देखेंगे ना, तो भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है
यहां पर टेक्निकलिटीज हैं, जैसे धरती घूम रही है तो घूम क्यों रही है, ठीक है, घूम क्यों रही है। अच्छा, दिन रात होती है तो दिन रात क्यों हो रही है। हम लोगों ने टाइम जोन को सिर्फ और सिर्फ मिर्जापुर क्षेत्र से ही क्यों लिया है, या फिर आप लोग जानते हैं ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, तो इनको कर्क रेखा और मकर रेखा क्यों बोलते हैं, मतलब ये एकमात्र ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है जहां पर टेक्निकलिटीज या लॉजिक इन्वॉल्व है। आई बात समझ में, लॉजिक इन्वॉल्व है। और जब भी हम कोई लॉजिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना तो वो दिमाग में लंबे समय के लिए बैठ जाता है कि आपको मालूम है कि हाँ भाई दिन और रात क्यों हो रही है, ये पहरें क्यों देखने को मिल रही है, तो आपको यहां पर लॉजिक क्लियर हो रहा है, टेक्निकल चीजें क्लियर हो रही हैं। तकनीकी सब्जेक्ट है कौन भाई, भूगोल, राइट। तो सबसे पहली चीज हो गई ये तकनीकी सब्जेक्ट है ना, जो आपको याद रखना है। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें कॉन्सेप्ट्स भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई नॉर्दर्न रिवर्स जो है या फिर उत्तर की नदियां जो हैं वो हमेशा परमानेंट क्यों रहती हैं, सदाबहार नदी क्यों होती है। जैसे आप जानते हैं ना कि काफी सारी नदियां हैं जो उत्तर से आती हैं, है ना। अगर आप भारत का नक्शा बनाते हैं तो जितनी भी नॉर्दर्न रिवर्स हैं, ठीक है, ये सारी की सारी नदियां जो है सदाबहार क्यों रहती है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, राइट। तो ये सदाबहार इसलिए रहती है कि आपको पता है कि भाई पहाड़ मौजूद है, पहाड़ पे जो है हिमनद बने हुए हैं, ग्लेशियर्स बने हुए हैं, और ग्लेशियर्स जो है धीरे 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 मध्यम मध्यम पिघलते रहते हैं। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है, कि भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ भाई सदाबहार क्यों है, क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते रहते हैं, मेल्ट होते रहते हैं। क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलते रहेंगे, बार बार मेल्ट होते रहेंगे, तो हमेशा यहां पर नॉर्थ की जो उत्तर की नदियां हैं वहां पर परमानेंट पानी रहता है। और चूंकि परमानेंट पानी अवेलेबल है, पानी जलवायु परमानेंट अवेलेबल है, इसलिए यहां पर आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या भी देखने को मिलेगी। लॉजिक है कि नहीं है, ठीक है। ऊपर से पानी आ रहा है तो पानी के साथ जलोढ़ मिट्टी भी आ रही है, और जलोढ़ मिट्टी जो है इंडो गंगेटिक प्लेन या फिर इंडो गंगेटिक एक मैदान क्षेत्र बना रही है जो कि समतल है। समतल के साथ साथ यहां की जलवायु बहुत अच्छी है, जलवायु के साथ साथ समतल के साथ साथ यहां की जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी की उर्वरकता बहुत ज्यादा है, इसलिए यहां पर हर फार्मर रहता है। और ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स आपको देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा, बंगाल वाले क्षेत्र में, समझ रहे हैं, पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में। तो ये हो गया कि नहीं, लॉजिक क्लियर है। मतलब ये लॉजिक आपको पकड़ के चलना है। अगर आप लॉजिक को समझेंगे तो आपके लिए भूगोल बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि यहां पर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो ये सोचते हो कि ये भारत और भूगोल मतलब अपन बोले वर्ल्ड की हम कभी यात्रा ना करना चाहें। अगर तुम लोग चाहते हो कि भाई भारत यात्रा करना है तो बढ़िया तरीके से क्लास में बैठो, ध्यान से सुनो। भारत यात्रा, भारत दर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में। तो भारत दर्शन कब पॉसिबल होगा, भारत की यात्रा कब पॉसिबल होगी, जब आप भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो विश्व यात्रा, वर्ल्ड टूर और इंडिया का टूर पॉसिबल है किसके कारण जी, हमेशा याद रखिएगा, ज्योग्राफी के कारण और मेरी क्लास के कारण। मैं आपको एक एक लोकेशन तक लेके जाऊंगा, हर टॉपिक को ट्रिक से पढ़ाऊंगा, हर निमोनिक्स का इस्तेमाल करके चीजें वहीं के वहीं याद करवा के ही बताऊंगा। इतना आसान बना दूंगा ना आपको ये सब्जेक्ट कि आप खुद कहेंगे कि सर दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। और अगर हम यूपीएससी देना चाहें तो क्या सर हम इस सब्जेक्ट पे एमए कर लें, या फिर क्या हम इस सब्जेक्ट से ऑप्शनल बना के यूपीएससी का भी एग्जाम दे लें, आप खुद बोलेंगे आई एम डैम श्योर अबाउट इट, राइट। क्योंकि लगभग ये मान के चलिए 20 के करीब ज्योग्राफी के बैचेस जो हैं मैं आज तक पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो एक कंठस्थ है दिमाग में, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर है कि हाँ जी ये ऐसा है। इवन इस बार प्रीलिम्स का जो पेपर आया था, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं खुद बताऊंगा आपको कि जो मैंने पढ़ाया था, यहां पर एक बच्चे का मैसेज भी आया था। देखिए आप यहां पर आपको एक बच्चे का मैसेज देखने को मिलेगा। क्या लिखा हुआ है, सर इंडियन ज्योग्राफी के 10 में से 10 प्रश्न और एमपी ज्योग्राफी के 8 में से 10 स्कोर आया है, स्पेशली थैंक्स सर, आपने ज्योग्राफी को मजे मजे में ही आसान बना दिया, ठीक है। और बच्चे ने 20 में से 20 एमपीपीएससी के क्वेश्चन में से, ठीक है, 18 क्वेश्चन स्कोर करे हैं। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। बच्चों को ये लग रहा है सर आपने तो पेपर नहीं बनाया था, 2 क्वेश्चन वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन थे। वो एमपीपीएससी के चेयरमैन भी अगर उनको पेपर देते तो वो भी अच्छे से अगर पढ़ाई करके आते तो भी वो नहीं कर पाते। और 100 में से 100 नंबर तो कोई पा नहीं सकता है। तो 2 क्वेश्चन मेरे से नहीं आ पाए, उसके लिए मैं जरूर माफी चाहूंगा। लेकिन 20 में से 18 क्वेश्चंस तो इस बार के प्रीलिम्स में मेरे डायरेक्ट पढ़ाए हुए फंसे हुए हैं, जो पढ़ाया वही आया एक्चुअली में, राइट। ऐसे ही नहीं, आप देखेंगे और भी जो चीजें पढ़ाई गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज टीचिंग लास्ट टाइम डिजास्टर मैनेजमेंट, मैं जब डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा रहा था तो पेपर
खत्म हुआ मेंस का लगभग 1 बजे, पेपर टेलीग्राम पे आया। मैं तो अपनी क्लास ले रहा था और लाइव क्लास में से बच्चे खुद कमेंट करना चालू कर गए कि पेपर आपने बनाया है क्या सर? सर आपने ही बनाया होगा पेपर, ऐसा लग रहा है। पीडब्ल्यू वाले ही पेपर बनाते हैं कि हमेशा? सर जो 3% पेपर का एनालिसिस कराया था उसमें से बहुत कुछ आया। सर आपके 11 मार्कर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, प्राउड टू बी द स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स वाला। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट करवा के या फोन करवा के भेजा है। स्वाति जी बोल रही है सर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं आपके पढ़ाए हुए। तो जो हम पढ़ाएंगे एक लंबा अरसा हो चुका है, एक लंबा एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस के माध्यम से काफी सारे क्वेश्चन जो हैं फंसेंगे ही फंसेंगे, इसलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा था जिसका नाम था जी, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसने इतने प्यारे तरीके से चीजें एक्सप्लेन करके बताई कि सर आपका पढ़ाया हुआ ऑलमोस्ट सब कुछ आया है और मैं मेंस के साथ साथ इंटरव्यू भी इस बार देने वाला हूं। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये पहली क्लास है और पहली क्लास में आप लोगों को अपने टीचर पे, टीचर ना मानो तो आपका बड़ा भाई मान लो, अगर कोई बच्चे यहाँ पे बड़े हैं, कई सारे मैरिड लोग होंगे, तो अपने छोटे भाई समझ के आप लोग जो है मेरे पे भरोसा करो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है भरोसा। आपको अपने टीचर पे भरोसा करना पड़ेगा कि सर जो पढ़ाने वाले हैं वो पूरा का पूरा आएगा ही आएगा। और अगर आप इस पे पूरी तरीके से अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं कि हाँ जी ये ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है जिसमें अमन सर जो पढ़ाएंगे हम पूरा का पूरा रट के आएंगे, एक एक नोट्स बनाएंगे, हर टॉपिक को लिखेंगे, जो भी सर पढ़ाएंगे उससे क्वेश्चन आंसर्स भी लिखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, 100% आपका पेपर निकलेगा ही निकलेगा, राइट। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको करना पड़ेगा भरोसा। यही भरोसे के लिए मैं बता रहा हूं, गिड़गिड़ा नहीं रहा हूं, ठीक है, गिड़गिड़ा नहीं रहा हूं। ये कई सारे बैचेस मैं पढ़ा रखा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ टीचर पर भरोसा करना पड़ेगा। एग्जाम निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर जो आप पढ़ाने वाले हैं इसको हम किस तरीके से पढ़ें? ठीक है, देखिए हमेशा याद रखना कि आप प्लान्ड वे में तैयारी करिए। जैसे आज पहली क्लास है, टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, कब कौन सी क्लासेस होंगी ये भी आपको मिल जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोग काफी सारे पॉइंट्स को पकड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी एक फोटो बनी हुई है। ये क्यों बनी हुई है? ये क्यों बनी हुई है? क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है बताइए आप लोग, क्या दिख रहा है? यहां पे क्या लिखा हुआ है? एस यू स्टार्ट वॉकिंग ऑन द वे अपीयर्स। अभी काफी सारे लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो डर रहे होंगे, उनको डर लग रहा होगा कि सर क्लियर होगा कि नहीं होगा। इतना बड़ा पेपर है, अधिकारी बनते हैं। हमारा सपना तो पहले चपड़ासी बनने का था, तो सपना चपड़ासी नहीं, अब अधिकारी बनने का सोच लो। ड्रीमिंग स्मॉल इज ए क्राइम, मैंने बोल दिया ना। तो आपको काम का क्या, किस चीज पे करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा अपने माइक्रो लेवल के टाइम टेबल्स पे। माइक्रो टाइम टेबल्स मतलब छोटे छोटे पड़ाव चढ़िए, ठीक है। कभी भी आप सीढ़ी से डायरेक्ट 5 सीढ़ी छोड़ के एकदम से पैर रख के तो आगे नहीं बढ़ जाते ना। आप छोटे छोटे पहले इस पे चढ़िए, फिर दूसरे पे चढ़िए, फिर तीसरे पे चढ़िए, फिर चौथे पे चढ़िए और 5वें पे चढ़िए। तो जैसे जैसे आप चढ़ते आएंगे वैसे वैसे आपको सीढ़ियां दिखना चालू हो जाएंगी। तो ये सीढ़ियां जो है ऐसे करके ऊपर जैसे जैसे चढ़ते आएंगे वैसे वैसे दिखना चालू हो जाएंगी। तो यही आपको करना होगा। और इसको चढ़ने के पहले आप पहले अपनी हैसियत को जान लीजिए। बहुत बच्चों को बुरा लगेगा कि सर कैसी बात कर रहे हैं, हमारी तो हैसियत है, लेकिन मैं तुमको रियलिटी से भी अवगत करवाना चाहूंगा। रियलिटी क्या है? देखिए 2024 के प्रीलिम्स की अगर हम लोग चर्चा करें, 2024 के प्रीलिम्स की बात करें, तो यहां पे हालांकि लिखा है, मैं और आसान भाषा में लिख देता हूं। 2024 का जो प्रीलिम्स है, यहां पर आप नोटिस करेंगे कि लगभग जो फॉर्म भरे गए हैं, कितने भरे गए हैं? 1.93 लाख, ठीक है। लगभग ये मान के चलिए कि आप लोगों के लिए जब आपका एग्जाम होगा तो 2 लाख के करीब फॉर्म भरे जाएंगे, 2 लाख के करीब फॉर्म भरे जाएंगे। अब 2 लाख में से भी एग्जाम जो अटेम्प्ट करेंगे ना, ये ढंग से पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। फॉर्म तो हर कोई भर देता है, 100 रुपया का है, ठीक है। और आई थिंक महिलाओं के लिए, SC ST के लिए आई थिंक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है फॉर्म MPPSC का। तो 2 लाख बच्चे तो फॉर्म भरेंगे, ठीक है। इनमें से जो एग्जाम देने जाएंगे, जो परीक्षा देने जाएंगे, वो होंगे मात्र 1.5 लाख। मतलब 50,000 बच्चे जो हैं वो तो पहले ही आउट हो गए, ठीक है। हमें 50,000 से कोई लेने देना भी नहीं है, ठीक है। 50,000 बच्चे आउट हो गए। अब जो अटेम्प्ट करे एग्जाम को वो 1.5 लाख बच्चे हैं। अब 1.5 लाख में से भी ये मान के चलिए ऑलमोस्ट जो मेंस लिखेंगे,
अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलिए, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली 3000 बच्चा जो है मेंस लिखेगा। मतलब जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा वो मेंस लिखेगा, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई 2,500 से 3,000 बच्चे, 2,500 भी मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, 3,000 मैंने लिख दिया कि इतने बच्चे जो हैं प्रीलिम्स लिखेंगे। और इनमें से भी जो इंटरव्यू देते हैं तो लगभग ये मान के चलिए कि कॉल जो इंटरव्यू का आएगा वो आएगा लगभग 350 बच्चों का, और 350 में से जो सिलेक्ट होंगे वो होंगे मात्र 100 के आसपास, 100, 110, 120 जो भी वैकेंसी है। मतलब ये मान के चलिए कि 2 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और सिलेक्शन होने वाला है 100 बच्चों का। हताश नहीं होना है, लेकिन प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए अभी स्टार्टिंग में ही प्लान बी भी सोच के चलिए, नेट की तैयारी चालू कर दीजिए, है ना, या फिर प्राइवेट जॉब भी साथ में करते रहिए, अपना समय दीजिए। अगर आप पहली बार तैयारी चालू कर रहे हैं तो बिल्कुल शिद्दत से तैयारी करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए, 2 साल 100% इसको दीजिए। लेकिन 2 साल के बाद जब तुम्हारे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, एनसीईआरटीज खत्म कर लो, अच्छे से किताबों को पढ़ लो, पूरे नोट्स बना लो, तो हो सकता है कि तुम्हारा अगर पीटी, वैसे तो पीटी क्लियर होना चाहिए, ठीक है, जो कि हम पढ़ा रहे हैं, जैसे यहां पे सारे फैकल्टीज जो हैं हर सब्जेक्ट के अवेलेबल। मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, ठीक है, गौरव सर पॉलिटी पढ़ाएंगे, एथिक्स भी पढ़ाएंगे, ठीक है, फिर पवन सर हैं वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, जबरदस्त सारे के सारे। साइंस के जो टीचर हैं आशीष सर, ऐसे करके अंकित सर हो गए, फिर आशीष सर करंट अफेयर कंप्यूटर पढ़ाएंगे। तो लगभग सारे टीचर्स बेहतरीन हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के बिल्कुल हम बोल सकते हैं दिगंबर आदमी है, ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्लियर तो होना ही चाहिए, नहीं होता है किसी कारणवश तो प्लान भी आप सोच सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल जो बातें हैं वो मैं बताना चाह रहा हूं, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आप सच्चाई से अवगत रहें कि हाँ जी कंपटीशन हमारा इन लोगों से है। मुझे अभी भी मालूम है कि यहां पे बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे जिन्होंने सिलेबस भी नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि सिलेबस देख के क्या ही कर लेंगे, देखने से क्या ही हो जाएगा। नहीं भाई, सिलेबस देखिए, ठीक है। सिलेबस में अभी पहली क्लास है तो पहली क्लास में मैं सिलेबस बताऊंगा, चिंता मत करिए। फिर आप लोग उसको निकालिए, प्रिंट आउट निकालिए, या फिर ज्योग्राफी की जो नोटबुक है उसमें आप एक एक पॉइंटर्स जो है ज्योग्राफी के सिलेबस का पूरा लिख दीजिए। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी किताबों से पढ़ना है, जो आप लोग पूछते हैं जनरली। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी की बुक्स में, ज्योग्राफी की बुक्स कौन कौन सी किताब से पढ़ना है, तो यहां पर आप देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एनसीईआरटी, ठीक है। क्या है बेटा? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में आप लोगों को क्या करना है जी, 6th 7th 8th 9th 10th तक की एनसीईआरटी तो एट एनी कॉस्ट पढ़नी ही पढ़नी है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, इन किताबों में बहुत सारी स्टोरी है, लेकिन तुम्हें यहां से फैक्ट्स निकाल के नोट्स बनाना है। किसके बनाना है जी? फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो फैक्ट्स के क्या बनाना है आप लोगों को? नोट्स बनाना है। नोट्स कैसे बनाए जाते हैं? मान के चलिए आपने 6 या 5 पन्ने पढ़े, 5 पेजेस पढ़े, तो 5 पेज की समरी, जिस चीज को तुम्हें याद रखना है, जिसको आप भूल जाते हो, वो 1 पेज पे लिख दो, 1 पन्ने पे लिख दो, या फिर एक नोटबुक बना लो जिसमें एनसीईआरटी, जैसे 6ठी क्लास के एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसमें से इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं वो आप लोग लिखते चलिए, राइट, जिन पे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कहां से आते हैं वो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तब जाके आप समझ पाएंगे। हालांकि जो भी मैं पढ़ाऊंगा ऑलमोस्ट सब कवर होगा। यहां पे काफी सारे बच्चे अभी धीरे धीरे क्लास लेना चालू करेंगे और 4थी क्लास के बाद 5वीं क्लास के बाद ये बोलना चालू करेंगे, कहेंगे सर आपको पढ़ाना नहीं आता, हमें तो कच्चू समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि तुम ना एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ना तुम तैयारी के पहले अपने बेसिक्स पे काम कर रहे हो, और तुम जद्दोजहद उठा ही नहीं रहे हो, कोशिश कर ही नहीं रहे हो अपनी तैयारी अपने लेवल पर भी करने की। देखो 6ठी क्लास का हम पढ़ाने बैठेंगे तो तुम्हारा समय बहुत जाएगा, तो ना 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तो एटलीस्ट जो बेसिक्स हैं आपके वो आप लोग अपने लेवल पर क्लियर करिए, ठीक है। तो ये हो गया एनसीईआरटी, जो पहला चीज है। दूसरा जो आपको अपने साथ लेके बैठना है वो है अटलस। अब ओरिएंट की भी आती है, ब्लैक स्वान पब्लिकेशन की भी एक अटलस आती है, राइट। तो आप चाहें तो कोई भी अटलस ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग लेके चले मैप। चूंकि वर्ल्ड मैप हट गया है तो जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड मैप का मैप लें, लेकिन एक आता है राजनीतिक, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, और एक आता है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया।
पॉलिटिकल और फिजिकल में बस इतना अंतर है कि जो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है, यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट्स या फिर पूरे स्टेट्स की बाउंड्रीज जो हैं बेहतरीन तरीके से, नेशनल हाईवेज या जो तुमने बनाया है, जो सरकार ने बनाया है, वो सब चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन जो फिजिकल मैप है, यहां पर जो ईश्वर ने बना के भेजा है, पहाड़ हो गए, ठीक है, सतपुड़ा माउंटेन्स कहां से कहां तक है, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं कहां से कहां तक है, ये तमाम चीजें जो है आपको भौगोलिक या भौतिक जो हम बात करें कि फिजिकल मैप में देखने को मिल जाएगी। तो ये दोनों के दोनों मैप जो है आप लोग सामने चिपका लीजिए, ये आपको काम करना है। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक नोट कॉपी बनानी है शॉर्ट नोट्स की। ये शॉर्ट नोट्स की ऐसी कॉपी हो जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिक्स, किसी भी चीज को याद करने की तरीका होता है ट्रिक्स, या निमोनिक्स, ठीक है। ट्रिक कैसे, फॉर एग्जांपल मैं अब आप लोगों को एक बहुत सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं कि एक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मतलब पर्वत श्रृंखलाएं नहीं तो तुम लोग चलो गंगा नदी के बारे में तो जानते होगे, तुम लोग जानते हो गंगा, ठीक है। अब ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो गंगा एकमात्र नदी तो नहीं है, पूरे भारत में आप नोटिस करेंगे लगभग 150 नदियां हैं टोटल। अब 150 नदी तो तुम याद नहीं कर सकते, लेकिन गंगा की तुम सहायक नदियां, वो भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज तुम्हें याद रखनी है। गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज या लेफ्ट वाली जो है उल्टे तरफ वाली सहायक नदियां, तुम्हें इसके बारे में पूरा का पूरा जानकारी होना चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पूरी की पूरी नदियां हो सकता है तुमको याद ना हो, लेकिन मैंने एक ट्रिक बनाई, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, बस एक फन वे में मैं आपको बता रहा हूं, और इन ट्रिक के माध्यम से जो है आप चीजों को बहुत आसानी से रट पाएंगे। जैसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, दैट इज राम जाने, ठीक है, मेरे दिमाग में आ रहा है, या नंद नाली में गिरते ही कहता है। ट्रिक क्या है, सब लोग हंसेंगे हालांकि, तो नंद नाली में गिरते ही कहता है, कौन है जी, नंद नाली में गिरते ही कहता है, क्या कहता है, राम जाने गोमती का घाघरा, का काला घाघरा, घाघरा गंदा कैसा। अब इतना तो आप याद कर सकते हो ना मेरे लिए काफी फनी है कि नंद नाली में गिरते ही कहता है कि राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसा, ठीक है, इतना तो तुम याद कर ही सकते हो, है कि नहीं, फन चीज। लेकिन अब देखो मैं आपको क्या बताऊं कैसे याद कर सकते हो चीजों को। जैसे नंद से महानंदा रिवर, फिर नाली से करनाली रिवर, गिरते ही कहता है राम जाने, तो राम से हो गई राम गंगा रिवर, क्या जी, गोमती, तो गोमती से गोमती नदी। ये सब कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, इसलिए चिंता मत करिए, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। फिर काला, तो काला से काली रिवर, राइट, काली हो गई, करनाली हो गई, रामगंगा हो गई, गोमती हो गई। घग्गर से घग्गर रिवर, घग्गर नदी। गंदा से गंडक रिवर, गंडक रिवर, और केसा से हो गई कोसी रिवर। अब आप देखिए आपके समक्ष जो है यहां पर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बहुत आसानी से आपने देखा होगा, तो ये याद हो गई, महानंदा पहली, करनाली, फिर रामगंगा तीसरी, फिर चौथी हो गई गोमती, फिर पांचवी हो गई काली, छठी हो गई घग्गर, सातवीं हो गई गंडक, और आठवीं हो गई कोसी। मतलब आप देखिए 8 नदियां तुमने बहुत आसानी से याद कर ली, ठीक है नहीं। अब ये ट्रिक थी, तुमने एक नोट कॉपी बनाई और इस डायरी में इस ट्रिक को लिख लिया, लिख लिया कि नहीं लिख लिया। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं नेशनल पार्क से याद करवा देता हूं। जैसे मान के चलिए असम का नेशनल पार्क, अब मेरे दिमाग में 1-2 नेशनल पार्क आए, लेकिन मैंने कहा कि चलो पूरे स्टेट के नेशनल पार्क याद करवा देता हूं। तो जैसे अब तुम लोग जानते हो एक बॉटल आता है खंबा, ओल्ड मॉन्क, नाम सुना है तुम लोगों ने, सर्च करके देखना। लेकिन अपन क्या करेंगे, ओल्ड मॉन्क में से मॉन्कड निकाल देंगे, MONKD। अब देखिए यहां पे बहुत ही आसान ट्रिक है, तुमने अगर मॉन्कड लिख दिया तो तुमको 5 के 5 नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है आसाम के सारे याद हो जाएंगे। तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है बेटा, यहां पर आप देखेंगे M से हो गया मानस, क्या है जी, मानस
राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। आई बात समझ में? फिर आप देखेंगे ओ से क्या हो गया बेटा, ओरांग, ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है, एन से क्या हो गया, नामेरी नेशनल पार्क। क्या है जी, नामेरी। तुमने कुछ नहीं कर रहा, ट्रिक क्या लिखी बेटा, मोंकड, MONKD। कैसे क्या हो गया, काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे डी से क्या हो गया, डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपने क्या करा, एक ट्रिक के माध्यम से 5 के 5 राष्ट्रीय उद्यान याद कर लिए। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक थी, है ना। और इसको क्या करना है, आपको एक छोटी सी शॉर्ट जो नोट्स बना सकते हो, एक कॉपी में लिख देना है। दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू डू। इसके अलावा अब आप कहेंगे सर नहीं, आपने एनसीईआरटी के बारे में बता दिया, आपने एटलस के बारे में बता दिया, आपने नोट्स बनाने का तरीका बता दिया। अब एक और तुम्हें नोटबुक बनानी है जो होगी तुम्हारी क्लास नोट्स। तो क्लास नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्लास नोट्स में टीचर वही चीज पढ़ाता है, टीचर जैसे मैं मान के चलूं मैं हूं, है कि नहीं है। आप मुझे अपना टीचर भी मान सकते हो, अपना छोटा भाई भी मान सकते हो, या बड़ा भाई भी मान सकते हो। तो मैं तुम्हारा भाई हूं। अब भाई तुमको अगर पढ़ा रहा है तो इस पे भरोसा करिए, जो भी ये बता रहा है मतलब ये सच है। तो मैं भी जो बोलने वाला हूं बिल्कुल ऐसे गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो भी पढ़ाऊंगा सच पढ़ाऊंगा, सच के सिवा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। तो ऐसी चीज पढ़ाऊंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। इन्हीं चीजों पर हम लोग ध्यान देंगे जो बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो मैं पूरी की पूरी बुक्स नहीं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन जो बुक्स में से जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वही चीज पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों की जीवन के साथ मोए मोए ना हो, आप लोग स्माइल करते रहें, खिलखिलाते रहें कि अमन सर ने जो पढ़ाया उसी में से आएगा। आई बात समझ में? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप क्लास नोट्स बनाइए। वो क्लास नोट्स कैसे बनाना है, जब भी मैं पढ़ा रहा हूं। अब देखिए वैसे तो पूरे नोट्स अवेलेबल होंगे आपको हिंदी ना इंग्लिश दोनों में। आपको पर डे की स्लाइड्स मिलेंगी, हिंदी में भी रहेंगी और इंग्लिश में भी रहेंगी। तो आपको यहां पर परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करें जी, रनिंग नोट्स बनाएं। जैसे मान के चलिए अगर ऑफलाइन क्लास होती तो मैं आपको डिक्टेट कर देता, हिंदी में भी डिक्टेट कर देता, अंग्रेजी में भी डिक्टेट कर देता, लेकिन यहां पर डिक्टेट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोग जो है रनिंग नोट्स पर ध्यान दीजिए। क्या करना है बेटा आपको, रनिंग नोट्स। तो जो भी मैं बताते जा रहा हूं, जैसे अभी भी आप लोग बैठे होंगे तो कई सारे बच्चे जो है सिर्फ कान में ईयरफोन लगा के सुन रहे होंगे और उनका दिमाग होगा कि गीता क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, सिगरेट पीने हमारा दोस्त चला गया मेरे से बिना पूछे, चाय पीने वो दीदी चली गई मेरे से बिना पूछे, मम्मी आज क्या बनाने वाली हैं। तो काफी सारे बच्चों को वहां पर दिमाग चल रहा होगा, या फिर वो सोच रहे होंगे चलो यार आज के लिए इतना ही काफी है, बोर कर रहे हैं सर। तो भाई बोर नहीं कर रहा हूं, इस एपिसोड को पूरा सुनना है, नोट्स बनाना है आपको। इवन जो मैं बता रहा हूं इनके भी नोट्स बनाओ। ठीक है, हर चीज लिखते रहना है। क्यों? क्योंकि आपको मेंस के पेपर में लिखना है। तो इससे क्या होगी, तुम्हारी आदत बन जाएगी मेंस के पेपर को लिखने की, राइटिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी। ठीक है, और मेंस के लिए तैयारी यहीं से नोट्स बनाने से स्टार्ट करिए। मेरे पास खुद की ज्योग्राफी की कम से कम नहीं तो हैंड रिटन 7 से 8 कॉपियां हैं, हैंड रिटन 7 से 8 कॉपियां, जिनमें से 3 रजिस्टर मैंने एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद भरे। उसके बाद मैंने 2 जगहों से क्लासेस ली थी, तो 2 जगहों से क्लासेस के जो है मेरे खुद के बड़े बड़े मोटे मोटे हैंड रिटन रजिस्टर्स भरे यूपीएससी के लेवल के। और फिर उसके अलावा मैंने जो है खुद से रिसर्च करके कई और किताबें पढ़ी और ऑप्शनल पढ़ा, तो लगभग 5 रजिस्टर उनके भरे पड़े हुए। मतलब मेरे खुद के 8 से 10 रजिस्टर हैं और अब मुझे कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आता हूं, वैसे तो सब कुछ मेरे दिमाग में है, लेकिन आने के पहले मैं कुछ नहीं करता, अपने खुद के जो नोटबुक है, अपने खुद के जो रजिस्टर्स हैं उनको एक बार देख लेता हूं और आ जाता हूं आपको पढ़ाने, है कि नहीं। तो काम आसान हुआ कि नहीं हुआ, राइट। तो ये आपको करना है, जो क्लास नोट्स है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, फिर इसके अलावा भी काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर बुक्स बताइए आप। तो देखो आप लोग चाहे तो मार्केट से कोई जो तुमको किताब समझ में आ रही है, मार्केट से काफी सारे कोचिंग के मटेरियल्स होते हैं, तो आप चाहे तो ले सकते हैं जो तुमको पसंद आए।
लेकिन मेरा यह मानना है कि एक ओनली आईएएस का एमपी एग्जाम वाला भी जो है एक मटेरियल निकालने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। या फिर आप चाहें तो वो खरीद भी सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। बहुत प्यारा मटेरियल है, तो वो अगर आप चाहें तो उसको आप ले सकते हैं। या फिर यूपीएससी ज्योग्राफी का भी मटेरियल है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल प्रहार की किताबें हैं, कौन सी है जी? प्रहार की बुक्स हैं जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाएंगी। तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल है पीडीएफ फॉर्मेट में वो आपको सेंड कर दूंगा। कहां पर जी? अमन नामदेव सर करके टेलीग्राम चैनल में। या फिर आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग इस किताब को खरीद भी सकते हैं। इसका फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूं। ये किताब आपको ये देखने को मिलेगी, ये देखिए, प्रहार मेंस वाला, स्टैटिक एज वेल एज करंट, यहां पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये काफी ज्यादा डेप्थ में है, काफी ज्यादा डेप्थ में है। तो यहां पर से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी करनी है, और ये एनसीईआरटी की किताबें हैं जो तुमको पढ़नी होंगी। तो ये ज्योग्राफी की सारी किताबें, लगभग जो 9 किताबें यहां पर आपको देखने को मिल रही हैं, एट एनी कॉस्ट इनको पढ़िए। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल भी है, ये नोट्स भी हिंदी ना इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसमें आपको ज्योग्राफी जो भारत की भूगोल है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी मिलेगी, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है अपने सिलेबस में नहीं है, तो आपको यहां पर सिलेक्टिव स्टडी करनी होगी। आई बात समझ में? और बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये मान के चलिए कि हर कंटेंट मतलब अवेलेबल है, हर प्रकार का कंटेंट। तुम्हें बस 200 वर्ड में, 100 वर्ड में तुमको उसमें से नोट्स बनाना है और लिख देना है, राइट। अगर तुमको लगता है तो। इतना क्लियर है कि नहीं है बच्चों? बताओ। यस, बहुत देर से चिल्ला रहे हैं। देखो मैं आपको सच बता रहा हूं, एक मेरे दिमाग में एक कविता आ रही है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं सुना देता हूं। बुलाऊं, सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? मेरे दिमाग में एक कविता आ रही है। हो गई है पीर, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कोई गंगा कौन है? आप हैं। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्वत की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। आई बात समझ में? तो देखिए, मेरा यह मानना है कि हंगामा खड़ा कर देना मेरा मकसद नहीं है, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। मतलब पॉइंट आप ये समझो कि आप लोग अब तैयारी करने बैठ गए हैं, ठीक है। अब आप रणभूमि में उतर चुके हैं और आपके पास हथियार फिलहाल में तो नहीं है, तो हथियार आपको इकट्ठे करना पड़ेंगे। हथियार क्या है? तुम्हारे जो मेन हथियार है, हथियार जो है कौन से हैं बताओ आप लोग। सबसे पहली चीज क्लासेस, क्लास के नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपका मेन हथियार क्या है? मेंस क्वेश्चंस, पेपर एनालिसिस, राइट। एनालिसिस हो गई, मूल्यांकन हो गया। और हथियार क्या है जी? आपका एक्सपीरियंस। तुम्हारा जो मेन हथियार क्या है? वो है फोकस। फोकस सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है। मैं क्यों हथियार की बात कर रहा हूं? मेरे दिमाग में एक लाइन आ रही है, बहुत ही फेमस है, फिर मैं हथियार के बारे में और बेहतरीन तरीके से बताता हूं। ही हु स्वेट्स मोर इन ट्रेनिंग ब्लीड्स लेस इन वॉर। ही हु स्वेट्स मोर इन ट्रेनिंग ब्लीड्स लेस इन वॉर। इसका मतलब क्या है कि जो अभी आप कर रहे हो, जितना मेहनत कर रहे हो, ये आपको हेल्प करेगा। स्वेट कर रहे हैं ना आप, हेल्प करेगा आपको अच्छा अधिकारी बनने में, डिसिप्लिन लेकर आएंगे तो, ठीक है। ही हु स्वेट्स मोर इन ट्रेनिंग ब्लीड्स लेस इन वॉर। वॉर क्या है? वॉर है आपका प्लेग्राउंड, ठीक है। जब आप लोग पेपर देने आएंगे, जो प्रीलिम्स देंगे, आप जो मेंस का पेपर लिखेंगे, वो वॉर है। जो आप इंटरव्यू देंगे, साक्षरता देंगे, वो वॉर है। तो वॉर की तैयारी अभी से करना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, और ट्रेनिंग ग्राउंड में तुमको चाहिए कुछ ना कुछ हथियार। और हथियार के रूप में क्या होना चाहिए? क्लास नोट्स होने चाहिए, अच्छा एक गाइडेंस होना चाहिए। सबसे बेहतरीन चीज होती है गाइडेंस, ठीक है। आपको मूल्यांकन करना आना चाहिए,
मैंने एक स्ट्रेटजिक सेशन लिया है जिसमें मैंने आपको बताया कि मेंस की तैयारी आप लोग चैट जीपीटी की भी मदद से कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी की मदद से आपको किस तरीके से तैयारी करनी है इस पे भी आप लोग ध्यान दीजिए। आई बात समझ में? तो हथियार के रूप में क्लास नोट्स हैं, एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का है कि भाई अभी तक मैं इतनी मेहनत कर रहा था लेकिन कुछ हो नहीं पाया, लेकिन अब मेहनत और ज्यादा करनी है क्योंकि जीवन में कुछ करना है। अपने माँ बाप जो है, माँ बाप की शक्ल देखते रहा करो। सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो आपके क्या है जी? माता पिता हैं। ये मत समझिए कि 1-1.5 रुपए का कोर्स खरीद लिया तो टीचर को खरीद लिया, ठीक है? आप ये सोचिए कि वो 1-1.5 कमाए हैं किसने? आपके पिता ने, ठीक है? उनकी मेहनत की कमाई है। तो इसका हमें फायदा उठाना है, लाभ उठाना है, हल्के में नहीं लेना है। आई बात समझ में? तो इसीलिए जो है, ठीक है, टीचर तो आपके लिए खड़े हुए हैं, आपका भाई तो यहां पे खड़ा ही हुआ है, लेकिन आपको अपने लेवल पर भी एफर्ट मानना है। और वो एफर्ट क्या होगा? आप लोग डेली करंट अफेयर पढ़िए, ठीक है? पर डे सुबह सुबह क्लास होती है वो देखिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ मेरे से बात करना है, कभी तुम्हारा मन करता है कि नहीं सर हम बहुत परेशान हो गए, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे मेंटर, ऐसे बिग ब्रदर, एल्डर ब्रदर मैं हमेशा हेल्प करूंगा। अमन नामदेव सर करके टेलीग्राम चैनल है, आप लोग चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ इंस्टा पे अगर आप चाहें तो मैसेज डाल सकते हैं, नामदेव घराना करके या अमन नामदेव करके डालेंगे तो इंस्टा पे भी मिल जाऊंगा। तो वो इंस्टा पे आप मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है? एटलीस्ट मैं वहां पे भी आपसे पर्सनली, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पर्सनली कनेक्ट नहीं कर पाते, तो पर्सनली मैं वहां पर कनेक्ट होके आपके उदाहरण उत्तर दे दूंगा। या फिर मुझे लगेगा कि हाँ जी मैं तुमसे बात करूं, तुम अगर बहुत ज्यादा परेशान हो तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट नंबर मांगूंगा एंड आई एम गोइंग टू कॉल यू, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तब। हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी लगभग चाहें तो जुड़ सकते हैं एमपी एग्जाम वाला से, और अमन नामदेव सर करके टेलीग्राम चैनल है। अब देखो, अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये सब तो बात हो गई। अब हम लोग पेपर के एनालिसिस की बात करते हैं। 2023 का पेपर देखो। अब आप, मैं सिर्फ यहां पे भूगोल की बात करूंगा। भूगोल सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? 2023 का पेपर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कि भूगोल जो है उस पे से 100 में से 16 क्वेश्चन आए। कितनी बड़ी बात है, ठीक है? 16 क्वेश्चन आए, वो भी इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से। और एमपी ज्योग्राफी की बात करें तो यहां से लगभग ये मान के चलो कि 8 क्वेश्चन आए थे। तो 16 + 8 कर दो, लगभग ये मान के चलिए 25 क्वेश्चन जो हैं वो भूगोल से हैं प्रीलिम्स में। बहुत बड़ी बात हो गई। 2023 का पेपर की बात कर रहा हूं। ऐसे ही अगर आप देखें 2024 का पेपर, तो 2024 के पेपर में भी अगर आप देखें तो फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड की बात करें तो यहां पर जो टोटल क्वेश्चन यहां से 9 से 10 लिखा है, 10 नहीं, एग्जैक्ट 10 क्वेश्चन आए हैं। और 10 में से 10 आप चाहते तो अटेम्प्ट कर सकते थे। काफी सारे बच्चों ने, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आए, 10 में से 10 अटेम्प्ट करें तो 10 क्वेश्चन जो है इंडियन ज्योग्राफी से आ गए। और एमपी ज्योग्राफी अगर आप पढ़ते तो एमपी स्पेशल में एमपी ज्योग्राफी की बात करें तो एमपी ज्योग्राफी के भी 10 क्वेश्चन है। मतलब 10 + 10 लगभग 20 क्वेश्चन जो हैं इस बार के प्रीलिम्स में 2024 में आए हैं। प्रीलिम्स में 2024 में आए कितने क्वेश्चन बेटा? 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन मतलब आंकड़ा बड़ा है। प्रीलिम्स की तैयारी तुमको बेहतरीन तरीके से करनी पड़ेगी, है कि नहीं? अगर आप अपना इसका सिलेबस देखते हैं, सिलेबस देखें, ये मेरा अमन नामदेव सर करके टेलीग्राम चैनल है, आप लोग अभी जाइए ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मुझे पता चल जाएगा, जो अभी ज्वाइन करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये वो बच्चे हैं, लगभग 100, 150, 200 बच्चे जो अभी के बैच के हैं, तो मैं उनका एक ग्रुप भी बना दूंगा, राइट? तो इसलिए आप लोग चाहें तो जाएं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए प्रीलिम्स के बारे में हमने बताया। अब प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कहां से आए वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं, ठीक है? जैसे मैं पहले प्रीलिम्स के बारे में बता देता हूं, फिर मैं मेंस के बारे में भी आपको बता दूंगा, चिंता नहीं करने की जरूरत है। जैसे ये मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ था, स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं। जैसे एक क्वेश्चन आया था, यहां पर प्रश्न पूछा गया था माउंटेन की पीक्स पर। ये मैंने YouTube में भी पढ़ाया था और पेड बैच में भी पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 10, ठीक है? जो पेड बैच था उसमें स्लाइड नंबर 6 जो थी वो इसके बारे में बात कर रही थी, ठीक है? ये देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल पढ़ाया हुआ आया है। फिर आप देखिए यहां पर प्रश्न पूछा गया कि कौन से 2 स्टेट से यहां पर सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, ठीक है? और ये मैंने अपने बैच में पढ़ाया था। यहां पर अगर आप ऊपर देखेंगे तो लेक्चर नंबर 17, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। यहां पर आप देखें झारखंड और उड़ीसा इसका आंसर है, और इसमें से भी झारखंड और उड़ीसा 1 और 3 इसका आंसर है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, पढ़ाया हुआ डायरेक्ट आया नोट्स में से। यही सब मैं आपको भी पढ़ाने वाला हूं, चिंता नहीं करना है। ऐसे एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है राइस,
राइट। तो ये लेक्चर नंबर 21, ये आप देखेंगे लेक्चर नंबर 21 एग्रीकल्चर वाला पोर्शन मैंने पढ़ाया था 12 जून 2024 को। उसमें राइस के प्रोडक्शन में पहला स्टेट है वेस्ट बंगाल, तो इसमें आंसर हो गया वेस्ट बंगाल। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, बिल्कुल डायरेक्ट पढ़ाया हुआ है, देखिए आप पूरे क्लास नोट्स में से निकाल के मैंने डाला है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, साइक्लोन्स के बारे में पूछा था कि भाई इनमें से कौन सा साइक्लोन था जो कि वेस्टर्न कोस्ट में आया था, तो ये लेक्चर नंबर 24 में मैंने पढ़ाया था। ये डायरेक्ट मैंने जो है ऑनलाइन इंटरनेट से निकाल के जो पढ़ाया था, तो ये मिचोंग साइक्लोन था, मिचोंग इसका आंसर होगा। देखिए आप डायरेक्ट जो है ये आया था लेक्चर नंबर 16 नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक, सुनामीज एंड साइक्लोन्स। ये मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था और रिसेंट के सारे 2022 से लेकर 24 तक के पूरे जो चक्रवात हैं उनके बारे में मैंने बताया था, पूरा का पूरा आया है। ऐसे आप देखिए एक और क्वेश्चन, फिर से मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, आप लोग देखेंगे रिवर सिस्टम पे क्वेश्चन आया कि कौन सी नदी सबसे ज्यादा लंबी है। तो यहां पर आप देखिए मैंने पूरा का पूरा एक टेबल के माध्यम से बताया है और हर नदी का लेंथ यहां पे बताया है और यहां पर लंबी नदी के बारे में ही पूछा गया है। तो ये जो है लेक्चर नंबर 5 रिवर सिस्टम, हमारा भी 5वां लेक्चर होगा जिसमें हम रिवर सिस्टम की बात करेंगे। तो ब्रह्मपुत्र एंड ईस्टर्न रिवर वाला जो लेक्चर मैंने पढ़ाया था उसमें से स्लाइड नंबर 12 जो है वो ये बात करती है, स्लाइड नंबर 44 राइट, 44 जो है 43 स्लाइड है, ये इसके बारे में बात करती है। डायरेक्ट ये जो है क्वेश्चन भी फंसा हुआ है। ऐसे आप और देखेंगे तो मेजर मिनरल प्रोड्यूसिंग इंडिया एंड वर्ल्ड, राइट। यहां पर आप देखिए कि आउट ऑफ दीज विच स्टेट हैज डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट, कहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में बॉक्साइट मिलता है। तो ये मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 17 में, 110वीं स्लाइड, लेक्चर नंबर 17 कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। यहां पे मैंने बॉक्साइट ही नहीं, सारे के सारे मिनरल्स के बारे में, कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा पाया जाता है, भारत में कहां पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये मैंने पढ़ाया था। तो बॉक्साइट अगर आप यहां पर देखेंगे तो बॉक्साइट यहां पर ये देखने को मिल रहा है सबसे ज्यादा उड़ीसा में, राइट। तो उड़ीसा पे आप लोग डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते थे। ऐसे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन देखिए, सेंसस ऑफ इंडिया, राइट। अब देखिए सेंसस ऑफ इंडिया अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट इन्होंने अरुणाचल प्रदेश की डेंसिटी के बारे में पूछ लिया और ये जो है शॉर्ट भी डाला हुआ है। ये क्वेश्चन का क्वेश्चन एस इट इज जो है मैंने MCQ सॉल्व करवाए थे और ये जो था सेंसस ऑफ MP एंड इंडिया, ये YT पर लेक्चर डाला हुआ है। ऑलमोस्ट पूरा सेंसस का डेटा मैंने 2 घंटे की 2.5 घंटे की क्लास में उसमें पढ़ाया हुआ है, लगभग 2,500 से 3,000 बच्चों ने देखा है। अगर किसी भी बच्चे ने उसको देखा होता है, MCQ सॉल्व करे होते, तो ये क्वेश्चन भी उसमें आ रखा था। ऐसे ही आप देखेंगे जी इन द ईयर 2021-22 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द फर्स्ट रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। तो पल्सेस का डायरेक्ट क्वेश्चन जो है मैंने पढ़ा रखा था, ये भी आप देखेंगे 21वां लेक्चर, ठीक है। आप देखेंगे एग्रीकल्चर वाला पोर्शन जहां पर पल्सेस का प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, एस इट इज आपको जो है बिल्कुल मिल जाएगा, राइट। ये हो गया। ऐसे अब आप देखेंगे जी एक और नदियों के बारे में पूछा है कि नदी और उनका उद्गम स्थिति, राइट। आप अगर इनमें से यही पढ़ लेते ना कि भाई दामोदर कहां से निकल रही है, छोटा नागपुर पठार से, तो यहां पे देखिए दामोदर, छोटा नागपुर पठार, इसको ही मैच कर देते तो भी आंसर आ जाता। और ये एक बार नहीं कई बार मैंने पढ़ाया था। तो लेक्चर नंबर 6 में जो 34वें नंबर की स्लाइड है, 34th नंबर की स्लाइड है, उसमें आपको ये देखने को मिल जाता, राइट। पेड बैचेस में सब कुछ, पेड बैचेस में। ऐसे आप देखिए एक और प्रश्न पूछा गया, ब्लैक सॉइल मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी के थ्रू, चट्टान के थ्रू, तो ये बसाल्टिक रॉक होती है और ये बसाल्ट पूरा का पूरा देखने को मिल रहा है। ये मैंने बार बार पढ़ा रखा था और बसाल्ट के ऊपर ये जो है क्वेश्चन आ गया। देखिए आप प्रश्न पूरा का पूरा आ रखा है। ऐसे ही आप देखेंगे जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज रॉक फॉस्फेट यूज्ड। तो रॉक फॉस्फेट जब मैं एग्रीकल्चर वाला पोर्शन पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था फर्टिलाइजर बनाने में रॉक फॉस्फेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है। तो इसका आंसर जो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ये जो है फॉस्फोरस जो है मैंने यहां पे पढ़ाया था और यहां पर से अगर सॉइल न्यूट्रिएंट्स तुमने पढ़े होते तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो सकता था। तो ये आप देखेंगे कौन सा लेक्चर, तो लेक्चर नंबर 27 एग्रीकल्चर पार्ट 4। देखिए एग्रीकल्चर के पूरे क्वेश्चंस यहां पे फंसे हुए हैं। ऐसे ही माइंस एंड मिनरल्स वाला पोर्शन है, ठीक है, ये भी नया नया ऐड हुआ है। आप देखेंगे कि भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्टैब्लिश करा गया किसकी मदद से, तो यहां पे देखिए ये जो है किसकी मदद से करा गया है, तो इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश, ये मैंने पढ़ाया था। BHEL स्टैब्लिश्ड इन भोपाल 64 विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन, और ब्रिटेन यहां पर आंसर है डायरेक्ट एस इट इज। आप देख रहे हैं एस इट इज जो है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, एस इट इज आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही मैंने पढ़ाया था कि भाई भांडेर प्लेट्यू जो है, ठीक है, ये जो है विंध्य स्कार्पलैंड का पार्ट है, तो ये भी डायरेक्ट मैंने लिख के बताया था। देखिए भांडेर प्लेट्यू जो है विंध्य स्कार्पलैंड का पार्ट है। लेक्चर 3 MP ज्योग्राफी, ये क्रैश कोर्स जो है मैंने यूट्यूब पर लिया था, लगभग 7 से 8 हजार, मेरे ख्याल से 10,000 बच्चों ने देख रखा है। तो उसको भी अगर तुमने देख लिया होता तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता। देखिए आप पूरे के पूरे क्वेश्चन ऑथेंटिसिटी के बारे में बता रहा हूं मैं, आप रिकॉर्ड कर लो, देख लो, मेरे प्रीवियस बैचेस ले लो भाई, एक्सेस लो, देखो तुम कि अगर तुम मेरी ऑथेंटिसिटी चाहिए तो तुम जाओ लेक्चर, इस पे स्लाइड में बता रहा हूं, इस पे जाओगे तो तुमको अभी मिल जाएगा।
जो कि प्रीलिम्स के पहले पढ़ा रखा है, राइट। तो आप देखें ये ब्लैक सॉइल मध्य प्रदेश में कहां पर पाई जाती है, तो ये बसाल्टिक रॉक है, तो ये बसाल्टिक देखो डेक्कन ट्रैप, और ये डेक्कन ट्रैप के बारे में मैंने पढ़ाया था, पूरा का पूरा दे रखा है। देखिए आप रेगुर सॉइल के बारे में डायरेक्ट देखिए, मैंने इवन इस पे जो है ना 2-3 बार क्वेश्चंस भी करवाए थे, तो ये देखिए जी, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आपको जो है ये सॉल्व करना होंगे, राइट। तो ये अगर आप करते हैं, जैसे अब आप देखो एक और क्वेश्चन जो है, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 4 स्टेट्स की जिसमें पार्टनरशिप आपको देखने को मिल जाती है, तो वह सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, ये मैंने पढ़ाया था, और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ये आपको देखने को मिल रहा है। देखिए 4 स्टेट्स का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, नर्मदा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, ये चारों स्टेट्स के नाम है। ये लेक्चर नंबर 18 कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये डायरेक्ट हम पढ़ रखे हैं, राइट। तो ये चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। आई होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट। और भी काफी सारे हैं। अब आप कहेंगे कि सर आप तो बस अपनी तारीफ कर रहे हैं, तो भाई तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। ये मैंने पूरे के पूरे ट्रिक्स से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद करवाए थे क्लास में, एक बार नहीं कई बार याद करवाए थे। तो आप देखेंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 1, 2 एंड 9, इसके बारे में पूछा गया, तो ये मैंने याद करवाया था। 1 पॉवर्टी के बारे में, 2 0 हंगर के बारे में, और 9 जो है आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो ये डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आया था। और लेक्चर नंबर 7 जो एमपी ज्योग्राफी जब मैं पढ़ा रहा था, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात आई थी, तब मैंने बेहतरीन तरीके से इसको बताया था। तो ये चीजें हैं, ऑथेंटिसिटी बताती है। आई बात समझ में? ये ऑथेंटिसिटी पढ़ने की। इवन जो है, जैसे अब हम लोग देखेंगे सिलेबस, है ना। अब हम लोग चूंकि पहली क्लास है, मैंने आपको बताया कि ऑथेंटिसिटी मतलब आपको मेरे पे भरोसा करना पड़ेगा, पहली चीज। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेटा किसकी जी? सिलेबस की। सिलेबस की बात करें, आप लोग हैप्पी हैं ठीक है, तो प्लीज दिल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। देखो आप लोगों के कमेंट्स जो हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये जो कैमरा है ना, इसका नाम मैंने रखा है चिरंजी लाल। अगर आप लोग मेरी फर्स्ट क्लास में आएंगे, बहुत मजा आएगा, बड़ी आनंद की अनुभूति होगी। हम लोग खूब सारी बातें करेंगे, खूब सारे ठहाके मारेंगे। आप लोग लाइव नहीं है, अदरवाइज मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ के मतलब बहुत सारी चीजें बताता। लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत बेहतरीन कविता आ रही है। अगर आप बोले अटल बिहारी वाजपेयी जी को जानते हैं आप लोग? कितने बच्चे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को जानते हैं? बताओ तो यार। नहीं जानते? अरे यार मत तो करो, जानते हो ना अटल जी को? हाँ नहीं जानते? अरे बताओ तो यार, कितने लोग जानते हैं? चलो अच्छा, अगर जानते हो तो ये बताओ, उनकी एक बहुत फेमस कविता है, बताइए। उनकी एक बहुत फेमस कविता है। चलो क्लास के एंड में बताता हूं, अभी हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर क्लास के एंड में बात करेंगे, ठीक है। चले तो देखिए, अब ये जो पेपर है ना, करो या मरो वाला, भाई इसमें तुम लोग प्रीलिम्स जानते हो कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, 200 नंबर का पेपर होता है, फिर सी साइड भी होता है उसमें, राइट। अब आप यहां पर देखेंगे राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2024, ठीक है, 2024 के अनुसार कुछ इस तरीके से बांटा गया है। इसमें 4 पेपर जो हैं बिल्कुल आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे। हालांकि पेपर तो और भी होंगे, 5 लगभग पेपर होंगे। तो जो 4 सब्जेक्ट है यहां पर आप देखेंगे, जो प्रथम जो प्रश्न पत्र है, इसमें इतिहास और भूगोल की बात करी गई है। हिस्ट्री 150 नंबर का, भूगोल ज्योग्राफी 150 नंबर का। 3 घंटे का पेपर होगा, हिंदी ना इंग्लिश, दोनों में प्रश्न पत्र आएगा, राइट। सामान्य अध्ययन जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसमें पॉलिटी और समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ये जो है ये पूछा जाएगा। ऐसे जो तृतीय प्रश्न पत्र है, यहां पर इकोनॉमी, अर्थशास्त्र और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये जो है तीसरे वाले क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया है। लगभग 300 नंबर का ये भी होगा। ऐसे ही जो चौथा वाला पेपर है, ये एथिक्स की बात करता है, राइट। एथिक्स हो गया, तो ये जो है ये भी आप देखेंगे 150 मतलब टोटल जो है ये लगभग आप एथिक्स देखेंगे 300 नंबर का होगा। ऐसे पंचम जो प्रश्न पत्र है, यहाँ पर सामान्य हिंदी और व्याकरण जो आपसे पूछी जाएगी, 200 नंबर की 2 घंटे का पेपर होगा। और इसके अलावा निबंध का भी होगा। और आप देखेंगे ये टोटल जो नंबर यहाँ पे एड ऑन होते हैं वो है 1500 नंबर। और जो इंटरव्यू होता है लगभग उसमें आपको 185 अंक का इंटरव्यू होगा, और वही डिसाइड करता है तुम्हारी रैंक क्या है। अब जो ज्योग्राफी में पढ़ाने वाला हूं, भूगोल में पढ़ाने वाला हूं बेटा, यहां पर देखेंगे कि जो प्रश्नों का स्वरूप है, ठीक है, जिसमें अति लघु उत्तरीय मतलब जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आएंगे वो कितने आएंगे जी? 15 क्वेश्चंस रहेंगे। अधिकतम जो शब्द संख्या रहेगी इसमें 20 वर्ड्स में तुमको लिखना है, राइट। तो 2 नंबर वाले अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब 30 नंबर का ये हो गया। 2 नंबर वाले बहुत ही शॉर्ट रहेंगे, ये काफी ज्यादा फैक्चुअल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? फैक्चुअल क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। बहुत आसानी से हो जाएंगे। फिर देखेंगे जो 7 नंबर वाले क्वेश्चंस आएंगे, ये 10 प्रश्न पूछे जाएंगे
और एक क्वेश्चन तुमको लिखना है कितने जी, 60 शब्दों में, मतलब आधे पन्ने में तुमको लिख देना है, राइट, लगभग आधे पन्ने में, और ये होगा 70 नंबर का। तो 70 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे आप देखेंगे 5 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 10-10 नंबर के रहेंगे, और इन 10-10 नंबर के क्वेश्चंस को तुमको 200 शब्दों में लिखना है, और इसमें जो पूर्णांक है वो है 50, मतलब 150 अंक का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें 2 नंबर के, 7 नंबर के और 10 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं, प्रश्न जो हैं आपसे पूछे जाएंगे। आई बात समझ में? अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में, है कि नहीं है? सिलेबस के बारे में आप कहोगे सर बहुत देर हो गई है, हाँ सिलेबस नहीं बता रहे हो आप, है कि नहीं? देखो काफी सारे बच्चे यहाँ पे सोने लगे होंगे कि सर 1 घंटा हो गया अब तो नींद आ रही है। देखो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है, खोना नहीं है, ठीक है? तो खोना नहीं है, अपन को इस समय पे काम करना है, राइट? तो यहां पर आप नोटिस करेंगे कि जो सिलेबस था 2023 का, उसके साथ हो गया मोए मोए, ठीक है? उसके साथ क्या हो गया बेटा जी, मोए 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 मोए। तो और जनाब क्या चल रहा था, तो इस सिलेबस के साथ हो गया मोए मोए। ऑलमोस्ट आप देखेंगे 80% सिलेबस तो अभी भी यही है। इसमें से क्या हटा दिया गया है, तो यहां पर आप देखेंगे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशंस, रिवर्स एंड माउंटेन्स ऑफ वर्ल्ड, इसको हटा दिया गया है। लेकिन ये भी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट था, पूछ लेते तो दिक्कत क्या थी। इनको लगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी हटा ही देते हैं, फिर इन्होंने जो हटा दिया वो है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? ये भी इन्होंने हटा दिया। अब ये हटाया है तो कुछ एड ऑन भी करा है, ऐसा नहीं है कि हटा ही दिया है। अब एड ऑन क्या क्या करा है, जैसे मैं इस पे भी बात करूंगा, लेकिन आप पूरा का पूरा सिलेबस देखो। जैसे प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो भारत के भूगोल की बात करता है, ठीक है? अब भारत के भूगोल में तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेंगे, आसपास तुम नदियां देखोगे, आसपास तुम नाले देखोगे, आसपास तुम पर्वत देखोगे, पठार देखोगे, मैदान देखोगे, रेगिस्तान देखोगे, देखोगे कि नहीं देखोगे, है कि नहीं? द्वीप देखोगे, आइलैंड देखोगे, कॉन्टिनेंट्स देखोगे, ग्लेशियर्स देखोगे, ये सब चीजें देखोगे, पासेस देखोगे। तो वही सब चीजें जो है पर्वत, पहाड़ियां, पठार, नदियां और झीलें, ये आपको देखने को मिल जा रही हैं, राइट? हिमालयस, ठीक है, प्लेट्यूज, रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। उसके अलावा जलवायु घटनाएं, राइट? जलवायु घटनाओं की बात हो रही है यहां पर, ये नया ऐड हुआ है। जलवायु घटना मतलब क्लाइमेटोलॉजी, तो क्लाइमेटोलॉजी ऑफ इंडिया, राइट? ये नया ऐड हुआ है। अब इसमें भी जो मेन घटना है वो है अल नीनो, ला नीना, फिर देखें दक्षिणी दोलन। दक्षिण दोलन मतलब सदर्न ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, राइट? फिर आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट? तो अगर आप इसको देखते हैं ना, ये सारे के सारे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नए टॉपिक्स ऐड कर गए प्रीलिम्स में, और इस पे इस बार क्वेश्चंस भी आए कि नहीं आए? बिल्कुल आए। फिर आप देखेंगे प्राकृतिक संसाधन जैसे वन, खनिज और जल संसाधन, ठीक है? फिर आप देखेंगे प्रमुख फसलें मतलब क्रॉप्स, ठीक है? फिर खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सिक्योरिटी। फिर जो नया ऐड हुआ है यहां पर वो है जी हरित क्रांति, हरित क्रांति, ठीक है? हरित क्रांति के साथ साथ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ये नया ऐड हुआ है। फिर आप देखें ऊर्जा के परंपरागत और गैर पारंपरिक स्रोत मतलब कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, राइट? तो ये जो है नया ऐड ऑन करा गया है, राइट? इसके अलावा आप देखिए भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात, राइट? प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, ये भी नया जो है ऐड करा गया है। तो जो प्रीलिम्स हैं उस सिलेबस में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें नई ऐड हो गई, जैसे जलवायु घटनाएं ये नई ऐड हो गई। फिर आप देखें हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति, ये नया ऐड हो गया। फिर आप देखें प्राकृतिक खतरे मतलब नेचुरल डिजास्टर्स, आपदाएं और प्रमुख जो भी चक्रवात हैं, जिसपे इस बार मिचोंग के ऊपर इन्होंने देखा ना, आप लोगों ने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी आ रखा है। ऐसे आप देखें जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व, ग्रामीण और नगरीय प्रवास, ये भी नया एड ऑन करा गया है, दैट इज माइग्रेशन, ठीक है? एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, और इसके अंतर्गत आ जाता है सेंसस, राइट? तो ये जो चीजें हैं आप देखेंगे, प्रीलिम्स का पेपर है, अंग्रेजी में भी देख लो, तो ये जो चीजें हैं नया ऐड हुआ है। तो कई लोगों के दिमाग पे इस तरीके का सदमा देखने को मिला कि अरे अब तो हमें क्लाइमेट चेंज भी पढ़ना पड़ेगा। कर कौन रहा है क्लाइमेट को चेंज, जलवायु को बदल कौन रहा है, इंसानी तो बदल रहा है, तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो है प्रीलिम्स का सिलेबस है। फिर हम मेंस के सिलेबस की बात करें, एक बार इसको फिर से देख लीजिए, जो न्यू सिलेबस है, ठीक है?
देख लीजिए आप लोग इसको। यस, देख लिया आप लोगों ने, है ना। तो ये हो गया पूरा का पूरा, अंग्रेजी में मैंने बता दिया, फिर हिंदी में भी बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे जी मध्य प्रदेश, ठीक है। आई थिंक मध्य प्रदेश जो पढ़ाने वाले हैं वैसे तो, ठीक है, मेरे ख्याल से अभी न्यू फैकल्टी आई हैं तो काफ़ी बेहतरीन फैकल्टी वो पढ़ाएंगी। लेकिन अगर मुझे मौका मिलता है और अगर आपका प्यार मिलेगा तो हो सकता है, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा एंगेज होंगे तो मैं मध्य प्रदेश का भूगोल भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। इस बार भी 10 क्वेश्चन आए थे, 10 में से 8 क्वेश्चन। सिर्फ जो मैराथन अगर आप देख लेना 4.5 घंटे की, उस 10 क्वेश्चन में से भी 5 क्वेश्चन वो मैराथन में से आए। 5 से 6 क्वेश्चन आप उस ढंग से मैराथन को देख लेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। खैर, तो ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश की बात करिए तो यहाँ पर क्या क्या है ये देखेंगे। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, माउंटेन्स, रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जलवायु, मध्य प्रदेश के संसाधन, फिर आप देखें जी नेशनल हाईवेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जो इरिगेशन और इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है, जितने भी डैम्स हो गए। फिर आप देखें कृषि हो गया, फिर जो जानवर होते हैं ना जी एनिमल हस्बेंड्री, उनका पशुपालन हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई मध्य प्रदेश में। तो ये जो देखने को मिल रहा है ये है प्रीलिम्स का मध्य प्रदेश का सिलेबस। अब हम लोग बात करते हैं मेंस का। तो मेंस में क्या होता है, आपको लिखना पड़ता है, राइटिंग करनी पड़ती है। अब अगर तुम अभी से तैयारी नहीं करोगे तो ये भाई को देख रहा हो आप कितना टेंशन में दिख रहा है ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी जब ये पेपर आएगा। इसीलिए जो मेंस का पेपर आता है वो रिटन आता है, लिखने के लिए आता है। और इस पेपर की एक खास बात होती है बेटा, आप लोग जरूर मार्केट से देख लीजिएगा, इसमें ऐसे करके जैसे 2 मार्कर क्वेश्चन है, राइट, ये भी मैं आपको बता देता हूं। 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, फिर इसी के नीचे आपको ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, राइट। क्वेश्चन के नीचे आपको 2 या 3 लाइन इस तरीके से मिल जाएंगी, 1 2 3 लाइन, 1 2 3 लाइन, 1 2 3 लाइन, 1 2 3 लाइन, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया 2 मार्कर, राइट, ये हो गया 2 मार्कर, ठीक है। ऐसे ही अब आप देखें कि जो यहीं पर जो बड़ा वाला पेपर आता है, मतलब जिसमें 7 मार्कर होगा, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन और यहीं पर इसी के नीचे जो है लाइंस देखने को मिल जाएंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 से 8 लाइन, ठीक है, क्वेश्चन। और इसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा क्यों कर दिया गया है, क्योंकि आपको लिमिटेड लिखना है, लिमिटेड स्पेस में लिखना है। मतलब तुमको क्वालिटी पे, आंसर राइटिंग की क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट। अगर आप क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका जो लाइफ है उसकी क्वालिटी बिगड़ जाएगी। एसडीएम नहीं, फिर तुम चपड़ासी बन जाओगे, तो एग्जाम ही नहीं निकलेगा, फिर तुम क्या करोगे, इधर उधर ढक्के खाओगे, राइट। तो एग्जाम निकालना है तो तैयारी तो करनी होगी ढंग से। तो यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन दिया है रेड मार्कर में, और यहीं पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा क्या बेटा, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा स्पेस। तो स्पेस में आपको लिखना होगा क्या, आंसर, राइट। ये हो गया 7 मार्कर। ऐसे ही एक और जो आपको प्रश्न पत्र जो है जिसमें 10 मार्कर है, तो 10 मार्कर कुछ इस तरीके से रहेगा कि ये अपन माना लेते हैं 2 कॉपियां, राइट। ये है 10 मार्कर। अब ये होगा लॉन्ग, राइट। इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, यहां पर मान के चलिए इन्होंने जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया, राइट, 1 2 3 लाइन में क्वेश्चन है, राइट। और यहीं पर स्पेस रहता है, ठीक है, स्पेस। ये 2 पेज हैं तो 2 पन्ने आपको मिलेंगे एक इस तरीके से कुछ, राइट। ये 2 पन्ने आपको मिलेंगे और 2 पन्नों में ही तुमको जो है पूरा का पूरा आंसर लिख देना है। ये कुछ इस तरीके से 2 पन्ने मिलेंगे, राइट। और 2 पन्ने में ही अब आपको क्या करना है, जैसे जब भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल का मैं एक तरीका बता देता हूं। भूगोल में आप चाहें तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, राइट। फिर इंट्रोडक्शन के साथ साथ तुम चाहो तो यहाँ पे एक बेन डायग्राम बना दो या फ्लो चार्ट बना दो चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में, राइट। तो इससे तुम्हारा प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। ये तुमने फ्लो चार्ट बना दिया इसी में पन्ने में, राइट। फिर फ्लो चार्ट के साथ साथ तुमने मान के चलो कि यहाँ पर जो है अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एक मैप बना दिया, तो यहाँ पर तुमने जो है बड़ा प्यारा सा भारत का नक्शा बना दिया,
राइट, कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये भारत का नक्शा बन गया। और सबसे आखिरी में तुमने क्या करा जी, बढ़िया तरीके से इधर पे कंक्लूड कर दिया, राइट, 3 से 4 लाइन में, ठीक है। और कुछ पॉइंटर्स भी लिख दिए। तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे ना तो आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नंबर मिलेगा। और ये वो आंसर राइटिंग है जो कि आपको मैक्सिमम नंबर देती है। और यहां पर तुमको ताली बजाना सीखना पड़ेगा। अब तुम कहोगे कि सर ताली क्यों बजवा रहे हो आप पहली क्लास में, तो मैं तुमसे यही बोलूंगा कि बजाओ ताली, बजाओ ताली। तुम लोग क्वेश्चन पेपर को देख चुके हो, ठीक है, बजाओ ताली। क्यों ताली बजाना है? क्योंकि ताली बजाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली क्लास में तुमको लग रहा होगा सर कितनी सारी बातें बता रहे हैं इधर उधर की, ताली बजवा रहा है ये आदमी, ट्रिक्स बता रहा है, निमोनिक्स बता रहा है, शायरियां सुना रहा है। सुना रहा हूं कि नहीं सुना रहा हूं? हाँ, शायरी नहीं सुना रहा हूं, बताए तो अभी कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जीतेंगे हमेशा ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा रखो करो, किस्मत रूटे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत अपना इतना इरादा करो। ताली बजाओ और अपना इरादा मजबूत करो। देखो अब आप लोग सी से सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो है आपका नॉलेज, कंटेंट। कंटेंट कैसे आएगा? जब आप नोट्स बनाएंगे, किताबें पढ़ेंगे, जितना ज्यादा बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। नॉलेज, नॉलेज जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। वेल रेड पर्सन बनोगे तब जाके तुम्हारा कंटेंट इंप्रूव होगा, मजबूत होगा। तुम्हारे पास इतना डाटा होगा, जैसे मैं आज खड़ा हूं आपके समक्ष तो कोई तैयारी करके नहीं आया, मेरे पास इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज है कि मैं चाहूं तो इसको 6 घंटे तक भी क्लास को खींच सकता हूं, राइट। क्यों? क्योंकि मेरा कंटेंट मजबूत है। मेरे को मालूम है, तुम बोलोगे कि अमन सर आज ऐसा करो, अल्नीनो पढ़ा दो या जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ा दो, तो मैं 6 घंटे खड़े होकर पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आदत हो गई है। कंटेंट मजबूत है, ऐसी कंटेंट मजबूत हो जाएगा तो आप मेंस में भी आंसर बहुत आसानी से मक्खन की तरह लिख पाएंगे। कंटेंट मजबूत करिए। तो क्लैप टेक्निक बोला जाता है इसको। सी से हो गया कंटेंट, एल से हो गया, देखो जब आप लिखेंगे एल से होता है लैंग्वेज, भाषा। अब आप लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन तो हो नहीं, ठीक है, कई बच्चे होंगे हालांकि सोचते होंगे कि सर हम तो अपने आप में ही विद्वान हैं, आप जो पढ़ा रहे हैं ये सब तो हमें वैसे ही आता है। तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। लैंग्वेज इजी होनी चाहिए, ल्यूसिड होना चाहिए, टफ नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, आंसर लिखो। देखो पब्लिक सर्वेंट बनोगे तो तुम अंग्रेजी में तो जाके बात करने वाले नहीं हो, अंग्रेजी में बढ़िया तरीके से लिखो आंसर अगर अंग्रेजी छात्र हो। हिंदी वाले हो तो ईजी लैंग्वेज हिंदी में लिखो, कठोर या क्लिष्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है, भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। आप जब अधिकारी बनेंगे तो गरीब आदमी से बात करेंगे, आप किसान आदमी से बात करेंगे तो उससे अंग्रेजी में या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लैंग्वेज का इस्तेमाल करके तो बात नहीं करने वाले हैं। इसीलिए लैंग्वेज अपने आंसर की भी ना बहुत ज्यादा हाइपर रखो, ना बहुत ज्यादा सड़ी या घटिया रखो, ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करो। लेकिन यह है कि लूसिड लैंग्वेज होनी चाहिए, पढ़ने में मजा आए, एग्जामिनर को अच्छा लगे। तो लैंग्वेज प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन ए से होता है अप्रोच। अप्रोच मतलब डायरेक्शन, दिशा। देखो दिशा एक तो लड़की का भी नाम है, लेकिन ये दिशा जो है तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव अप्रोच और एक होता है नेगेटिव अप्रोच। तुम अधिकारी बनने वाले हो, अब तुम अपने आंसर में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की, सरकार की, मामा की, फिर अभी जो यादव जी सीएम बने सबकी बुराई कर रहा हो। तुमने लेकर भयंकर गाली बक दी है कि अरे सरकार तो ऐसी है, सरकार ने ये करा, सरकार ने वो करा, फलाना ढिंगा, मतलब सरकार की तुम बुराई कर रहे हो। तो तुम यहाँ के अधिकारी बनने के काबिल नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम सरकार का हिस्सा बनना चाह रहे हो, सरकार की बुराई कर रहे हो। तो तुम्हारे आंसर में, ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस हो, ठीक है, लेकिन आंसर में पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, वे फॉरवर्ड होना चाहिए। पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि हाँ ये वो बंदा है जो सुधार लेकर आएगा। लोग तो बहुत सारे अधिकारी बनते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो, वो कहते हैं अधिकारी बनेंगे। क्यों? लगे बस दबा के पैसा खाएंगे। तो उनसे पूछते हैं कि यार देश के लिए कुछ सेवा करो, तो वो बोलते हैं, कहते हैं कि इस देश ने हमारे लिए क्या करा। क्या बोलते हैं? इस देश ने हमारे लिए क्या करा। फिर मैं उनसे बोलता हूं, मेरे साथ के एक परिचित वाले उन्होंने मेरे से बोला था, मैंने बोला कि भाई तू ये बता कि तूने इस देश के लिए क्या करा। तो बन गया अधिकारी, लेकिन फायदा किसका कर रहा है? तूने इस देश के लिए क्या करा, आपने इस देश के लिए क्या करा। तो आप सरकार का हिस्सा बनने वाले हैं, इसलिए अपना जब आंसर राइटिंग करो तो उसमें अप्रोच पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। ऐसे ही पी, प्रेजेंटेशन।
अब आप कहेंगे सर ये प्रेजेंटेशन जो है क्या है? देखो, प्रेजेंटेशन प्ले अ वेरी की रोल। प्रेजेंटेशन मतलब यहां पर ये तात्पर्य समझ लीजिए कि आप जो आंसर लिखते हैं, जैसे अभी ये आपको एक मैंने बताया ना, यहां पर ये पन्ना, तो इसमें देखिए प्रेजेंटेशन है, प्रस्तावना है, बाकायदा इन्होंने लाइनर्स में डेटा दे दिया है या फिर फ्लो चार्ट बना दिया है, यहाँ पर बाकायदा बढ़िया तरीके से एक इंडिया का मैप बना के जो भी डाटा शो कर सकते थे वो कर दिया है, कंक्लूड कर दिया है, और यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट में स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही होगी, तो मैं देखने में मतलब पहले नजर में जो है ऐसा जादू कर गया, तेरा मन मेरा हो गया, ऐसा करके, गाना नहीं है रेस मूवी का, पहली नजर में ऐसा जादू कर गया, तो वो वाला गाना जो है किसके, एग्जामिनर के दिल में बजने लगेगा तुम्हारा आंसर देख के, क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी है, राइट। तो ये प्रेजेंटेशन पे तुम्हें काम करना होगा। तो पी फॉर प्रेजेंटेशन है कि नहीं? तुम जब इंटरव्यू देने जाते हो तो मुंह हाथ धो के, दाढ़ी वाड़ी बना के और बढ़िया तरीके से कपड़े और टाई वाई पहन के जाते होगे। मैं भी यहाँ पर क्लास लेने आया तो बढ़िया, देखो आज मस्त चमक रहा हूँ, सेविंग एविंग करके। मैंने कहा पहली क्लास है, मस्त इंपैक्ट डालेंगे बच्चों के दिमाग पे। तो प्रेजेंटेशन समझो आप, प्रेजेंटेशन, राइट। फिर सबसे आखिरी में होता है स्ट्रक्चर, को भी आंसर लिखने का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे? जैसे ये कंक्लूजन है। अब कल को हमारे चिरंजी लाल एक भाई साहब हैं, दोस्त हैं, चच्चा हैं, चच्चा का बहुत बड़ा किरदार है। चच्चा चले तो उन्होंने लेके कंक्लूजन को इंट्रोडक्शन की जगह पे, इंट्रोडक्शन को कंक्लूजन की जगह पे, ये जो फ्लो चार्ट है उन्होंने सबसे आखिरी में बना दिया, जो इंडिया का मैप है वो इंट्रोडक्शन के यहाँ पास बना दिया। मतलब पूरा स्ट्रक्चर जो है आंसर का वो गड़बड़ कर दिया। उनसे पूछा गया गांधी जी के बारे में बताओ, तो उन्होंने गांधी जी के बारे में लिखा कि गांधी जी की जो मृत्यु है इतनी तारीख को हुई। मतलब स्टार्टिंग उन्होंने गांधी की मृत्यु से कर दी। फिर उन्होंने लिखा कि गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका गए थे। फिर उन्होंने लिखा कि गांधी जी के बचपन का नाम ये है, फलांडिंगा। मतलब तुम स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं लिख रहे हो। जब तैयारी करते हो ना, तो तैयारी में लिखना आना चाहिए, सोचना आना चाहिए। मैंने भी क्लास स्टार्ट करी तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको स्ट्रक्चर्ड वे में, कि भाई आप अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं, राइट। फिर मैंने बताया कि मेरे से ही क्यों पढ़ोगे, क्योंकि मेरा तरीका जो है वो निमोनिक्स के साथ साथ, चीज़ों को याद करवाने के साथ साथ, इवन आपको भरोसा करना होगा जो मैं पढ़ाऊंगा ऑलमोस्ट पेपर में आएगा, है कि नहीं है? ठीक है, ये मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर्ड वे में। फिर मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको बढ़िया तरीके से एक जो सिलेबस है उसका डिस्कशन करके बताया, और मैंने आपको एमसीक्यूज बताया। और अब जो है मैं सिलेबस बता रहा हूँ मेंस का। और मेंस के सिलेबस के पहले मैंने बताया कि देखो मेंस किस तरीके से तैयार करा जाता है, और मेंस में इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक स्ट्रक्चर था कि नहीं है? फिर आखिरी में मैं कंक्लूड कर दूंगा चीजों को बता के कि बेटा आपको इस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारे साथ जीवन में हो जाएगा मोए मोए। तो मोए मोए से अगर बचना है तो तैयारी को बढ़िया तरीके से करनी होगी। तो आगे बढ़े अब हम लोग। अब हम बात करेंगे जी मेंस के पेपर के बारे में, मेंस के सिलेबस के बारे में। यहां तक आप लोग पहले तो ये बताइए मेरी बातों से सहमत है या नहीं है? हाँ जी देखो, सहमत तो होना चाहिए। नहीं, नहीं होंगे सहमत। एक तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊं? बताइए आप लोग पहले तो, ये मेरी बात से सहमत है या नहीं है? चलो कहानी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता सुनाता हूं, फिर हम मेंस का ये वाला पेपर डिस्कस करेंगे। टूटे हुए सपने की, अटल बिहारी की वाजपेयी जी की एक कविता है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, हार नहीं मानूंगा और रार नहीं ठानूंगा। समझ में आया नहीं आया? बहुत फेमस कविता है। तुम लोगों ने अभी एक मूवी देखी होगी 12th फेल। किस तरीके से एक बंदा संघर्ष करता है और अधिकारी बनता है। रियल लाइफ पर वो बेस्ड है मनोज जी के ऊपर, जो कि एक एसपी हैं, मुरैना से हैं, और मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ। मेरे जीजा जी खुद भी एसपी हैं, तो उनके सीनियर हैं, मेरे जीजू उनके अंडर में काम भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उस व्यक्ति को पर्सनली भी जानता हूँ। तो उनके जीवन का संघर्ष है, जितना मूवी में बताया ना उससे भी ज़्यादा संघर्ष उन्होंने करा है, लेकिन आज वो अधिकारी बने। अब आप अपने आप को देख लीजिए, उस व्यक्ति के पास तो किताबें नहीं थी, आज तो आपके पास इंटरनेट है, आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास गूगल है। आप इन सब से क्या नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन मेहनत करनी होगी।
है कि नहीं है? ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मत करो, तुम इसको लिखो। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिखो, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिखो। जैसे अब तुम नोट्स बना रहे हो, मेरा खुद का तरीका था, ठीक है, मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। मैं क्या करता था, जैसे ये रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर का पहला पन्ना मैंने लिया और ये दूसरा पन्ना लिया, ठीक है। इसमें मैंने जैसे मान के चलो कि सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर जो है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है ज्योग्राफिकल नॉलेज इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, है ना। ये है प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, ठीक है, भौगोलिक ज्ञान ऐसे करके लिख दिया। फिर यहां पर मैं क्या करता था, इस तरीके से लाइन बना देता था, ठीक है। ऐसे ही मैं इतने सारे काफी सारे टॉपिक्स लिख लेता था। जैसे दूसरा मैंने यहां पे टॉपिक लिख दिया हिमालयास, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तीसरा मैंने लिख दिया रिवर। फिर चौथा मैंने लिख दिया मान के चलो डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। चौथा मैंने लिख दिया यहां पर सुनामी। पांचवा मैंने यहां पर लिख दिया ह्यूमन ज्योग्राफी, माइग्रेशन, राइट। अब क्या करा मैंने, यहां पर जो है 1 2 3 इस तरीके से बाइफरकेट कर दिया, राइट, ठीक है। अब इस तरीके से मैंने बाइफरकेट कर दिया। अब होगा क्या, जब मैं प्राचीन भारत के भूगोलिक इतिहास के बारे में पढ़ रहा हूं, मैंने एक बार पढ़ा, मैं एक बार में टिक मार देता था, ठीक है। फिर मैंने दूसरी रीडिंग करी तो दूसरी बार में मैं टिक मार देता था। तीसरी रीडिंग मेरे को करनी तो थी लेकिन कर नहीं पाया तो मैंने टिक नहीं मारा। फिर मान के चलिए मैंने रिवर सिस्टम पढ़ा तो रिवर सिस्टम पे टिक मार दिया। फिर मैंने कुछ दिनों बाद जो है सुनामी के बारे में और डिजास्टर के बारे में पढ़ा, इस पे टिक मार दिया। फिर मैं रिवाइज करने बैठा तो मैंने देखा कि यार रिवर सिस्टम से प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो रिवर सिस्टम को मैंने रिवाइज कर लिया, एक बार फिर से टिक मार दिया, फिर से एक बार रिवाइज करा, फिर टिक मार दिया। मतलब तुम्हें यहां पर डेटा दिख रहा है कि तुम किसी भी टॉपिक को कितनी बार पढ़ रहे हो। यहां पे मैं तो सिर्फ 3 बार बना के बताया, लेकिन मेरी जो क्लास, जो मेरा खुद का रजिस्टर होता था ना, उसमें क्या होते थे, ये कम से कम 10 ब्रैकेट्स होते थे इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 लगभग 8 10 होते थे। तो जब भी मैं प्रीलिम्स देता था तो प्रीलिम्स तक मेरा कम से कम नहीं तो 1 2 3 4 5 6 बार रिवाइज हो जाता था, और फिर मेंस में जो है 3 से 4 बार वहां पे टिक मारता था। तो मेरे पास अभी भी डेटा बना हुआ है कि मैंने एक ही टॉपिक को लगभग 10 बार रिवाइज करा है, पढ़ा है। तो जितनी बार मैं रिवाइज करता था उतनी बार मैं उसी टॉपिक के सामने टिक मार देता था। ये मेरा तरीका था। और मैं माइक्रो लेवल के टाइम टेबल्स बनाता था। माइक्रो मतलब सुबह उठा 7 बजे से लेकर 8 बजे, मतलब द हिंदू पढ़ना है, राइट। फिर 8 बजे नाश्ता करा, 8:30 बजे एग्जैक्ट क्लास लेने जाता था, ठीक है। वाजीराम एंड रवि से मैंने क्लास करी थी, 2014-15 की बात है। तो क्लास लेने जाता था, क्लास लेने के बाद वहाँ से आता था 12 बजे तक। 12 बजे आता था, आधे घंटे रेस्ट करता था, लाइब्रेरी में बैठता था, फिर 1 बजे से पढ़ने बैठता था। 1 से लेके 2 3 4 5 बजे तक मैं रिवाइज करता था जो क्लास में पढ़ाया जाता था। 5 बजे फिर चाय का ब्रेक लगता था, फिर 6 बजे फिर से तैयारी करने बैठता था, ऑप्शनल पढ़ाई करता था। 6 से लेके 7, 7 से 8 बजे तक अपनी ऑप्शनल पढ़ता था। 8 बजे फिर मैं लंच ब्रेक लेता था, थोड़ा घूमता था। 9 बजे तक फिर लाइब्रेरी में आता था। 9 से लेकर 12 बजे तक फिर से जो भी दिन भर में पढ़ा है वो रिवाइज करता था, या जो होमवर्क होता था, नोट्स होते थे, वो कंप्लीट करता था। मेरा लगभग 16 घंटे का दिनचर्या जो है वो इस तरीके से चला जाता था। एग्जैक्ट 6:30 बजे मैं अपना घर छोड़ देता था नहा धो के, और रात को 12 बजे मैं अपने रूम पे आता था। तब मेरी पूरी कमर दुखा करती थी, राइट। और ये मैंने लगभग 4 साल तक एज इट इज बिल्कुल 16 घंटे तैयारी, मतलब दिवाली नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया। आज मैं टीचर मौजूद हूँ, आप लोगों को बता दूं तो अधिकारी से तो ज़्यादा ही सैलरी है ठीक है, एक IAS से। बट मैं यही बताना चाहूँगा कि, और अभी भी मेरे पास 3 से 4 अटेम्प्ट है, 4 अटेम्प्ट है मेरे पास अभी फिलहाल में, राइट। OBC कैटेगरी से हैं तो, राइट। लेकिन ये एक मेहनत थी, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरा सक्सेस है, सक्सेस इज जर्नी चल रही है, लेकिन मेहनत थी, उसके कारण मैं आज एटलीस्ट आप लोगों के सामने तो खड़ा हूँ। अपना एक्सपीरियंस से आप लोगों को मैं मार्गदर्शन दे पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग भी कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत सीखेंगे तो अच्छा लगेगा। अब हम लोग मेंस का पेपर डिस्कस कर लेते हैं, राइट। जैसे आप देखेंगे जो प्रश्न पत्र है इसमें भी 5 खंड में ये बांटा हुआ है, राइट। जो पहला पेपर है पार्ट बी, इसमें यूनिट 1 जो है वो बात करती है ज्योग्राफिकल नॉलेज एंशिएंट इंडिया की। फिर भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, या भू आकृतिक या भौतिक जो विभाग है, जैसे हिमालय पर्वत, उत्तर भारत की विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, प्रमुख पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ और झीलें, भारत की मिट्टियाँ, उनके प्रकार और उनके वितरण, जलवायु, राइट, जैसे कि ऋतुएं हो गई, सीजन्स हो गया, तापमान, ठीक है, वर्षा, मानसून की उत्पत्ति। फिर आप देखेंगे जलवायु घटनाएं जैसे अल नीनो, ला नीना, राइट, पश्चिमी विक्षोभ, हिंद महासागर, राइट। तो ये तमाम चीज़ आपको
पहली यूनिट में देखने को मिल जाएगी। फिर तो दूसरी यूनिट है, ये बात करती है कृषि के बारे में, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, वाटर रिसोर्सेज के बारे में, जल के संग्रहण के बारे में। अब इसमें कुछ चीज़ें नई ऐड ऑन करी गई हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे मेजर क्रॉप्स एंड मिलेट्स, राइट, जो फसल है उसके बारे में बात हो रही है। फिर इरिगेशन टेक्निक्स हो गई। फिर आप देखेंगे जी ग्रीन रेवोल्यूशन, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत विकास और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हो रही है। फिर आप देखें जी जो वाटर रिसोर्सेज है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इसकी चर्चा हो रही है। जल को कैसे संचयन करा जा सकता है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, जैसे नदियां हैं उनको आपस में जोड़ने की बात करी गई है, और नेशनल वाटर पॉलिसी जो है वो भी यहाँ पे पूछी जा रही है। तो मतलब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई यूनिट जो 2 है वो इस तरीके से एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन और कृषि की बात करता है। ऐसी आप देखें इकाई 3 आप देखेंगे तो भारत की भू आकृतिक संसाधन एवं उद्योग, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज की चर्चा करता है। यहाँ पर आप देखेंगे जी जंगल से जुड़े हुए संसाधन देखने को मिलेंगे, उनके प्रकार और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। फिर प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन, मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज की बात हो रही है। ऊर्जा संकट और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, मतलब एनर्जी क्राइसिस एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आप देखें जी कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें से मेजर इंडस्ट्रीज में से आयरन स्टील हो गई, सीमेंट हो गई, पेपर हो गई, शुगर हो गई, कॉटन टेक्सटाइल हो गई, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो तुम लेस चिप्स खाते हो ना, या फिर तुम हवा खरीदते हो जिसमें से 8-10 जो लेस हैं, चिप्स हैं, उनके फ्री में चिप्स मिलते हैं, राइट। तो ये जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फिर अपन बोले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है, ये आपको देखने को मिल रहा है सिलेबस में, और डायरेक्ट यहां से प्रश्न जो है मेंस में डायरेक्ट आ सकते हैं। ऐसे आप देखें जी इकाई 4 आपदा और उनकी तकनीकें, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है सिलेबस में, नेचुरल हजार्ड्स, डिजास्टर्स इन इंडिया, अर्थक्वेक, सुनामी, ड्राउट, फ्लड्स, हेल स्टॉर्म। इन्होंने क्या करा है, ये नया ऐड करा है। हेल स्टॉर्म क्या है, फॉग क्या है, ठीक है, क्लाउड वर्स्ट क्या है। देखिए आप, भूकंप, सुनामी, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कोहरा, बादल का फटना, तड़ित, झंझा। देन भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जितने हो गए, पर्यावरण का प्रदूषण हो गया, जितना प्रदूषण हो सकता है इन्होंने पूछ लिया है। भारत में जनसंख्या, उनकी वृद्धि, संसाधन पर जनसंख्या का दबाव, और ग्रामीण शहरी प्रवास जो हो गया, ये तमाम चीजें आप देखेंगे जी डिजास्टर और टेक्निक्स के अंतर्गत, या आपदा और उनकी तकनीकों के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। इवन आज के समय में जो आप यूज करते हैं जीपीएस, जीआईएस टेक्नोलॉजी, तो ये भी आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। और जो 5वीं इकाई है वो मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में बात करता है, जिसमें फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ मध्य प्रदेश, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बिंद का पठार, बघेलखंड का पठार, नर्मदा सोन वैली हो गया, सतपुड़ा वैली हो गया, सतपुड़ा रेंज हो गया, कई सारी नदियां, उनकी सहायक नदियां हो गई, क्लाइमेट मतलब जलवायु हो गया, सीजन्स ऋतु हो गए, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गए, तमाम चीजें जो हैं ये आपको भूगोल ऑफ मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। जो नया है यहाँ पर वो है नेचुरल वेजिटेशन, उसके प्रकार, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, राइट। ये आपको तमाम चीजें जो है यहाँ पर कुछ नई देखने को मिल जाएंगी। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का जो एमपीपीएससी है उसका पेपर है, जिसपे हम लोगों ने चर्चा करी, राइट। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा बच्चों, मेरे ख्याल से अभी हमने बहुत कुछ देखा। अभी मेंस का पेपर थोड़ा सा और देख लो 2-5 मिनट में, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से प्रश्न पत्र आता है। जैसे आप देखिए, आल्प्स माउंटेन्स इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट, राइट। जैसे प्रीलिम्स का पेपर आता है ना, वैसे ही मेंस में भी ये 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऐसे आप देखो, राइट डाउन 3 एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनो, स्ट्रोम्बोली, बैरन आइलैंड, कई सारे वॉल्केनोस हैं, है ना। जो ज्वालामुखी है इसके बारे में पूछ रहे हैं कि जागृत जो ज्वालामुखी है उसके 3 उदाहरण लिखिए। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार की वर्षा होती है, डायरेक्ट आप देखें कि किस प्रकार की रेनफॉल होती है इक्वेटोरियल रीजन्स में। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान का नाम और स्थिति बताइए। अग्रय चट्टानों के 3 उदाहरण लिखिए। भारत में तांबा भंडार वाले 3 प्रमुख राज्यों के बारे में बताइए। तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये सारे के सारे प्रश्न हैं जो कि मात्र 2 नंबर में पूछे गए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या होता है, डायरेक्ट आप देखेंगे। और भी प्रश्न यहां पे पूछे गए हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर देयर इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। आप देख रहे हैं यहां पर, राइट द हाइट एंड स्पीड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, राइट। तो ये तमाम चीजें जो आप देख रहे हैं ना, ये आपके हो गए, ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चंस। ऐसे ही आप देखेंगे शॉर्ट नोट्स ऑन द प्लेटी ऑफ तिब्बत, सीज्मिक वेव्स हो गया, जेट स्ट्रीम्स हो गए। तो ये पेपर आप देख लेना,
ठीक है, ये एस इट इज आएगा। मेरे को क्लास अभी इसलिए छोड़ना पड़ेगी क्योंकि नेक्स्ट क्लास इसी स्टूडियो में लगने वाली है, राइट। 1.5 घंटे का मेरे को वक्त मिला था आप लोगों से रूबरू होने का। मन तो था कि आप लोगों के साथ लाइव मिले, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट लगभग ये मान के चलिए 40-50 के करीब जो है अभी क्लासेस होंगी, तो उनमें हम लोग पूरी सारी चीज़ें जो है कवर करेंगे। तो ये रहे 2024 का 23 का पेपर, सॉरी 23 का 22 का पेपर। मैंने आज थोड़ा सा बताया आपको। मैंने आज क्या क्या बताया? मैंने आज आप लोगों को पहले तो पूरे भारत के बारे में बताया, भारत के भूगोल के बारे में, सिलेबस डिस्कस करा, राइट, सिलेबस डिस्कस करा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बात करी, जो इस बार 2024 में क्वेश्चंस आए, जो हमने पढ़ाया है वही आया, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। और तमाम चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी। फॉर एग्जांपल भूगोल क्यों इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, सिलेबस में क्या क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या है। ठीक है, मैं आप लोगों से यही कहूँगा माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर सोना बाबू ठीक है, प्यार से बोल रहा हूँ मैं मेरे भाइयों और बहनों, कि अगर आप अपने समय को उस कार्य को करने में लगा देते हैं जिससे आपके जीवन में कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो आपके पास समय बचेगा ही नहीं वो काम करने के लिए, वो कार्य करने के लिए जिससे आपके जीवन में एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसलिए समय पे ध्यान दीजिए, समय की वैल्यू करिए, एक एक सेकंड कीमती है, अभी से तैयारी में लग जाइए। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, समय अगर चला जाता है तो फिर आता नहीं है। पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट और तीसरा अटेम्प्ट, ये तीनों अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद के अटेम्प्ट्स में तुम नीरस तरीके से पढ़ोगे, तो नीरस नहीं रहना है। मैं बार बार आपसे यही बोलता हूं कि आंखों में नींद तो बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। सो थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर लिसनिंग एज यूजुअल, वेरी पेशेंटली एंड पीसफुली। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपने आप का, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और जरूर कमेंट बॉक्स बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और हम धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। आप जो आइडियाज़ देंगे उन आइडियाज़ पे मैं काम करूंगा, और क्लासेस में जितना हो सकता है हैंड रिटन नोट्स भी बताऊंगा, है ना, हाथ से भी लिख के बताऊंगा, और नोट्स भी दे दूंगा। ओके गाइस, चलिए बाय बाय, टेक केयर।